हेलो दोस्तों, मैं रमनदीप आप सभी का यूपीएससी हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग की ध्रुव बैच में इंटरनल सिक्योरिटी की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। ध्रुव बैच के बारे में अगर मैं आप सभी को एक लाइन में स्टेटमेंट दूं कि ध्रुव बैच दरअसल है क्या, तो मेंस के लिए एक ऐसा क्रैश कोर्स जहां पर आप सिलेबस के हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को पिक करते हो और उसको डिटेल में स्टडी करते हुए उन पर आने वाले प्रश्नों की एनालिसिस की जाती है और उनके आंसर की फॉर्मेटिंग कैसे की जाए, इस पर यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी तक ध्रुव बैच में आप लोग की बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं। आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट को यहां पर उठा रहे, एक नए टॉपिक उठा रहे जिसका नाम है इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, सबसे पहला मेरा आप लोगों से प्रश्न यह है, क्या आपको पता है कि इंटरनल सिक्योरिटी जो है, जो आंतरिक सुरक्षा है भारत की, वो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 या पेपर 4 में कहां पर आती है? अगर आपने पाठ्यक्रम को देखा होगा, अगर आपने यूपीएससी अथवा पीसीएस के एग्जाम के लिए अगर आपने मेंस के सिलेबस को देखा होगा तो आपको इस बात का बिल्कुल आइडिया होगा कि जनरल स्टडी पेपर नंबर 3, जो जीएस का पेपर 3 होता है, वहां पर पाठ्यक्रम के अंतर्गत इस टॉपिक को शामिल किया गया है। एक जो इस पूरे टॉपिक के संदर्भ में सबसे बड़ी नासमझी वाली बात होती है वो ये होती है कि एस्पिरेंट कभी भी इस टॉपिक को तैयार नहीं करते हैं। आप जितना वर्क इकोनॉमिक्स के लिए देते हो, क्या आप उतना ही सेम वर्क यहां पर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए देते हो, आंतरिक सुरक्षा के लिए देते हो? नहीं देते हो। आप अपने मन से पूछना, क्या आप उतना देते हो समय? बिल्कुल नहीं देते होगे। लेकिन यहां पर आज मैं आप लोगों को अपनी इस क्लास के अंतर्गत इस बात की एनालिसिस करवाऊंगा कि प्रीवियस ईयर में हर वर्ष, चाहे यूपीएससी का पेपर हो चाहे पीसीएस का पेपर हो, प्रत्येक वर्ष इस टॉपिक से, सिर्फ इस छोटे से टॉपिक से कितने सारे प्रश्न वहां पर बन करके आते हैं। हम लोग ऐसे टॉपिक को तैयार ही नहीं करते हैं जिसका एग्जाम में मार्क्स की दृष्टि से, नंबर की दृष्टि से बहुत ज्यादा रोल होता है। हम लोग पढ़ते क्या रह जाते हैं, हम लोग पढ़ते रहते हैं बड़े बड़े सिलेबस वाले पोर्शंस को, और उनको पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाते हैं, उन पर ही पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं। जो मेन टॉपिक है, जहां से आप नंबर स्कोर कर सकते हो, ये सिलेबस के वो सेक्शंस होते हैं जहां पर आप बहुत आसानी से नंबर को प्राप्त कर सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, इन सेक्शंस के अंतर्गत हम लोग अपने उत्तर को जनरलाइज कर देते हैं। हम लोग अपने उत्तर की सामान्यीकरण कर देते हैं कि जो हम यहां पर आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं, वो आंसर राइटिंग इतनी सिंपल हो जाती है, कि इतनी जनरल हो जाती है कि उसमें कोई मेन पॉइंट यहां पर रह ही नहीं जाता। कोई यहां पर ऐसे पॉइंट नहीं रह जाते हैं जिसको एग्जामिनर देखकर वहां पर आपको नंबर दे पाए। तो इस दृष्टिकोण से आज की जो हमारी क्लास है, आज हम लोग सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे, यूपीएससी के पाठ्यक्रम को देखेंगे, इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर यूपी पीसीएस के पाठ्यक्रम को भी देखेंगे, और फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से, ठीक है, कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहां पर पूछे गए प्रत्येक वर्ष में। इस पूरे सेक्शन से प्रत्येक वर्ष 4 से 5 प्रश्न हर बार आते हैं। आप सोचो कि अगर एक परीक्षा में जहां पर 20 प्रश्न टोटल आते हैं, उन 20 प्रश्नों में से अगर 4 से 5 प्रश्न सिर्फ इस एक टॉपिक से आ रहे हैं, तो इस टॉपिक की भूमिका कितनी ज्यादा है। तो हम लोग को अपने समय को भी इसी हिसाब से यहां पर देना चाहिए। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करिए, आप कितना समय यहां पर दे रहे हैं और कितना नंबर आपको प्राप्त हो सकता है एग्जाम में। इस पर अगर एक बार आप सोचोगे ना, तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए, मैं सिलेबस को यहां पर स्टार्ट करता हूं। सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट हैं जिनको आप लोग समझने का प्रयास करिएगा कि ये जो क्लास यहां पर होने वाली है, आज हम लोग 2-3 चीजें करने वाले हैं। आज हम लोग सिलेबस को देखेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, और उसके साथ ही साथ मैं क्या कर रहा हूं, मैं इंटरनल सिक्योरिटी के पूरे सिलेबस को 5 क्लासेस के अंतर्गत शेड्यूल कर रहा हूं। ठीक है, जो यहां पर मैंने एक शेड्यूल बनाया आप लोगों की क्लासेस का, वो 5 क्लासेस में मैंने उनको डिवाइड किया है कि 5 क्लासेस के माध्यम से जो हमारी यहां पर क्लासेस होंगी, उनमें हम लोग हर टॉपिक से उनके बनने वाले प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। उनसे कौन से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या फिर कौन से प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और उन प्रश्नों की आंसर की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, ये हमारा यहां पर मेन पॉइंट होगा। ठीक है, मेन टॉपिक होगा इस पूरे डिस्कशन का। चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। बात देखो भाई, अगर यूपीएससी का पाठ्यक्रम आप सभी देखे होंगे, आप में से जितने भी दोस्त यहां पर यूपीएससी एग्जाम के होंगे, उन्होंने पाठ्यक्रम को अगर देखा होगा, तो हालांकि मुझे उम्मीद है कि सिर्फ 10% लोगों ने, 10% लोगों ने यहां पर क्या किया होगा, पाठ्यक्रम को कभी देखा भी होगा। बात समझना, पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो पहला पॉइंट है उसका नाम है लिंकेज बिटवीन द डेवलपमेंट एंड द स्प्रेड ऑफ द एक्सट्रीमिज्म। इस टॉपिक के अंतर्गत जो पहला पॉइंट दिया गया वो उग्रवाद के संदर्भ में, कि उग्रवाद जो है वो भारत में किस प्रकार से फैल रहा है और इसका डेवलपमेंट या डेवलपमेंट नहीं होने से किस प्रकार से संबंध है, ये प्रश्न यहां पर दिया गया है। तो पहला पॉइंट टू द पॉइंट यहां पर है, एक्सट्रीमिज्म के संदर्भ में, उग्रवाद के संदर्भ में, यहीं पर आपका नक्सलवाद का पार्ट भी शामिल हो जाता है। तो ये एक पहला पॉइंट यहां पर आप लोगों का बनता है। ठीक है, ध्यान देना। जो सेकंड पॉइंट है यहां पर, वो है आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका, रोल ऑफ द एक्सटर्नल स्टेट एंड द नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी। यहां पर जो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, जो कि भारत की आंतरिक सुरक्षा में चुनौतियों को उत्पन्न करते हैं, उनकी यहां पर बात की जा रही है। आप एक बार एग्जांपल के तौर पर समझो। भाई ये बताओ, भारत में जो टेररिज्म है, ठीक है,
टेररिज्म है वो क्या होता है कि एक स्टेट एक्टर के माध्यम से होता है। पाकिस्तान, चाइना, इनकी जो भूमिका यहां पर होती है उनकी भूमिका पर हम लोग बात कर सकते हैं। तो भारत में आतंकवाद क्या है, आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा आप यहां पर देखो, भारत में जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, वो क्या है, वो भी तो यहां पर एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्यों भाई, आप समझने का प्रयास करना, मैं आपको बहुत सिंपल अर्थों में समझाने का प्रयास करता हूं। जब भी हम लोग करप्शन को प्रमोट करते हैं, कोई करप्शन अगर कर रहा होता है तो उस करप्शन के माध्यम से एक ब्लैक मनी क्रिएट होती है। ठीक है, ध्यान देना, उस करप्शन के माध्यम से एक ब्लैक मनी क्रिएट होती है और वो ब्लैक मनी हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है, हमारी जो इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम होता है, उसके पैरेलल में एक नई अर्थव्यवस्था को क्रिएट करता है, जिसको हम समानांतर अर्थव्यवस्था फिर पैरेलल इकोनॉमी कहते हैं। ये जो पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट होती है ना दोस्तों, यही पैरेलल इकोनॉमी क्या करती है, आगे चल करके आपकी संगठित अपराध के अंतर्गत, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंतर्गत शामिल होती है, जो कि फाइनली घूम फिर करके टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा होता है, टेररिज्म की क्या करता है, फंडिंग कर रहा होता है। तो अगर आप ध्यान समझना, एक बहुत छोटी सी बात और बहुत लॉजिकल बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति इस पूरे भारत के अंतर्गत अगर 100 रुपए का भी भ्रष्टाचार कर रहा है, उसको लग रहा है कि अरे ये जो मैंने करप्शन किया ये तो बहुत छोटा करप्शन था, नहीं, उस छोटे करप्शन के परिणाम स्वरूप जो ब्लैक मनी क्रिएट हुई, वो ब्लैक मनी फाइनली तौर पर घूम फिर करके आपके टेररिज्म को सपोर्ट करती है, उस आतंकवाद को सपोर्ट करती है, जो कि भारत में बहुत सारे लोगों की अचानक मृत्यु का कारण बन जाता है। बम विस्फोट, ठीक है, मानव बम की जो पूरी घटनाएं होती है वो क्या है, वो भारत में टेररिज्म का कारण बनती है। किस प्रकार से चीजें एक दूसरे से लिंक है ना, प्रश्न यहां पर भी आता है। इस पूरे सिलेबस में अगर आप देखोगे तो यहां पर एक संगठित अपराध का भी टॉपिक दिया गया। ठीक है, मैं आप लोगों को यहां पर एक बार दिखाता हूं, इस पूरे सिलेबस में संगठित अपराध का भी यहां पर एक टॉपिक शामिल किया गया। ठीक है, देखो भाई, संगठित अपराध या फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, तो संगठित अपराध क्या होता है भाई, अगर कोई एक व्यक्ति है, मान लो एक फलाना व्यक्ति है ए, इस ए व्यक्ति ने ब्लैक मनी क्रिएट किया। ठीक है, अब ये ब्लैक मनी जो इसने क्रिएट किया, ये क्या करेगा, ये किसी ऐसे इंडस्ट्री में लगाएगा, किसी ऐसे सेल कंपनी में लगाएगा जो कि इसके पैसे को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रही होगी, जो कि इसके पैसे को सफेद मनी में कन्वर्ट कर रही होगी। या तो इस ब्लैक मनी का प्रयोग ये हवाला के माध्यम से करेगा और वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू क्या होता है, इसकी ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट होती है। जब इसकी मनी यहां पर कन्वर्ट हो रही है ना, इस प्रोसेस में जो प्रॉफिट जा रहा है, इस प्रोसेस में जो प्रॉफिट यहां से निकल के जा रहा है, वो प्रॉफिट जा रहा है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को। ठीक है, वो मानव व्यापार को सपोर्ट करने में जा सकता है। ठीक है, वो आपकी जो ड्रग्स और नशीली दवाओं का पूरा मार्केट होता है उसको सपोर्ट करने में जा सकता है, इलीगल जितनी एक्टिविटीज होती है उनको सपोर्ट करने में जा सकता है। तो इस प्रकार से एक तरीके से आप लोग यहां पर क्या कर रहे हो, आप लोग उस चीज को सपोर्ट कर रहे हो। एक बहुत अच्छी मूवी का एक डायलॉग था, मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा कौन सी मूवी थी, लेकिन उसमें डायलॉग क्या था भाई कि अगर कोई व्यक्ति इस भारत के अंतर्गत कोई नशीले पदार्थ का सेवन कर रहा है, कोई ड्रग्स का सेवन कर रहा है, तो उस ड्रग्स के पैसे को जो दे रहा है वो ये सोच भी नहीं सकता कि इस ड्रग्स के पैसे से कितनी सारी ऐसी गोलियां खरीदी जा रही हैं जो कि अपने ही भारत देश के सैनिकों के ऊपर चलाई जाती हैं। तो एक तरीके से बहुत सारी चीजें यहां पर लिंक्ड होती हैं। अगर आप एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मेथड में, एक बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण से इन सब चीजों को समझने का प्रयास करोगे ना, तो आपको सबके बीच में लिंकेज दिखेगा। इसीलिए जब हम लोग यहां पर किसी भी देश की सिक्योरिटी की बात करते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा सिलेबस से भटक रहा हूं, भटक इसलिए रहा हूं ताकि हम लोग पहले बार टॉपिक को समझने का प्रयास करें। हम जब भी किसी देश की, किसी नेशन की सिक्योरिटी की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, तो एक बात ध्यान रखना, यहां पर सुरक्षा से सिर्फ मतलब आपकी कोई जो फोर्सेज होती हैं भारत की, जो भारत के सैन्य बल होते हैं, उनसे नहीं होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमको अगर देश की इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना है तो हमको देश के सुरक्षा बलों को मजबूत करना पड़ेगा, फोर्सेस को मजबूत करना पड़ेगा, सिर्फ ये एक अप्रोच नहीं हो सकती है। आपको भारत की इंटरनल सिक्योरिटी की किसी भी समस्या का सामना करना है तो आपको इसके साथ साथ ये काम है, ये काम कंपलसरी है, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ भारत में जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो मानव विकास है, उस पर भी यहां पर आप लोगों को वर्क करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट इस बात को समझती है, ध्यान रखना। गवर्नमेंट को बात पता चल चुकी है, अब जैसे जैसे मॉडर्न एरा आ रहा है ना, मॉडर्न समय आ रहा है, तो लोगों को इस बारे में पता चल रहा है। गवर्नमेंट ने इस बात को एनालिसिस किया कि भाई सैन्य बल के माध्यम से हम भारत में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत नहीं कर सकते, क्योंकि भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके बहुत सारे फैक्टर भारत के अंतर्गत ही रहते हैं। तो हम अपने भारतीयों के खिलाफ तो ज्यादा कुछ एक्शन ले नहीं सकते, हमको यहां पर एक ऐसे अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा जो कि उनके डेवलपमेंट की भी बात करे। अगर भारत में नक्सलवाद की समस्या है तो नक्सलवाद के पीछे जो मेन कारण है उस कारण का पता करो, जो डेवलपमेंट वहां पर नहीं हुआ, जो करप्शन वहां पर विद्यमान था, उन करप्शन को दूर करो। देखो वो भी किस प्रकार से आपकी भारत की मेन हिस्ट्री में शामिल होते हैं, एक बहुत बड़ा अप्रोच यहां पर देख सकते हो आप लोग।
तो अगर कभी भी आप सुरक्षा की बात कर रहे हो, अगर आपसे कभी देश की सुरक्षा पर प्रश्न आ रहा है कि देश की सुरक्षा के लिए, देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप ले रही है, तो एक बात का बिल्कुल ध्यान में रखना कि आपको भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस पे तो कमेंट करना ही करना है, भारत के सिक्योरिटी मैनेजमेंट पे तो आपको कमेंट करना ही करना है। इसके अलावा भारत में होने वाले सभी प्रकार के मानव विकासों पर भी आपको कमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो सामाजिक विकास हो, चाहे वो आर्थिक विकास हो या राजनीतिक विकास हो। भारत का संविधान इस बारे में कहता है कि सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तीनों प्रकार का डेवलपमेंट भारत के लिए बहुत जरूरी होता है, बात समझना। और इसी कॉन्सेप्ट को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भारत की सिक्योरिटी या किसी देश की सिक्योरिटी सिर्फ एक छोटा डायमेंशन नहीं है, एक वो बहुत बड़ा डायमेंशन है। यहां पर बहुत सारे मल्टी स्टेक होल्डर यहां पर शामिल होते हैं, जितने भी यहां पर हितधारक शामिल होंगे उन सभी हितधारकों को आपको अपनी इस अप्रोच के अंतर्गत शामिल करना पड़ेगा, अपने इस दृष्टिकोण के अंतर्गत शामिल करना पड़ेगा। एक बहुत बेसिक पॉइंट है। तो सिलेबस भी उसी प्रकार से डिजाइन किया गया है। यहां पर जो सिलेबस डिजाइन किया गया है ना, सिलेबस का डिजाइन भी उसी प्रकार से है। और जब आप सिलेबस को समझोगे, सबसे पहले तो एक काम आप लोगों को करना है, और आज के आज इस काम को आप लोग कर लेना, नोट कर लो कहीं पर भी कि सबसे पहला होमवर्क जो मैं आप लोगों को पहली क्लास में दे रहा हूं, आप लोग कहोगे सर क्लास स्टार्ट नहीं हुआ, आपने यहां पर होमवर्क दे दिया। ये इसलिए है कि पाठ्यक्रम आप लोगों को याद करना ही करना है। जो सिलेबस है वो सिलेबस आप लोग को याद करना है। यूपीएससी के सिलेबस और पीसीएस के सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस बस एक पॉइंट का है। उस पॉइंट को भी हम लोग देखेंगे कि क्या पॉइंट वहां पर डिफरेंस है, क्या पॉइंट वहां पर अलग है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले आप लोग सिलेबस को याद करने पर जोर दो। जिसका जो एग्जाम है, अगर आप यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हो तो यूपीएससी के पाठ्यक्रम को जरूर याद करो, अगर जो पीसीएस की परीक्षा दे रहा है तो पीसीएस के पाठ्यक्रम को जरूर याद करें। मैं अभी आप लोग को यह भी दिखाऊंगा इस पूरी क्लास के अंतर्गत, आप लोग क्लास को पूरी देखना। मैं क्लास के अंतर्गत आप लोग समझाऊंगा कि देखो भाई किस प्रकार से सिलेबस के टू द पॉइंट से यहां पर प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रकार से सिलेबस के एक एक पॉइंट से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आपने सिलेबस के पॉइंट्स को तैयार कर लिया, सिलेबस के डिमांड्स को तैयार कर लिया, आप हर प्रश्नों के उत्तर लिखने में अपने आप को कैपेबल बना सकते हो, सक्षम बना सकते हो। बातें समझना। तो आपने दो टॉपिक यहां पर देखा। अगला टॉपिक क्या कह रहा है भाई, एक बार टॉपिक समझने का फिर से प्रयास करो। टॉपिक है यहां पर आप लोगों का, ठीक है, कि संचार नेटवर्क, जो कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है उसकी यहां पर बात कर रहा है कि चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू द कम्युनिकेशन नेटवर्क। संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को किस प्रकार से चुनौती उत्पन्न होती है। ठीक है, इसमें जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, जो सामाजिक सोशल नेटवर्किंग साइट्स है जैसे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, इनकी किस प्रकार से भूमिका होती है, ये प्रश्न यहां पर पूछा है। आप कहोगे सर सोशल नेटवर्किंग साइट की भूमिका कैसे होती है भाई? देखो दो तरीके से हो सकती है। सोशल नेटवर्किंग साइट की जो भूमिका है इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल चैलेंजेस को उत्पन्न करने में, वो ये कि भाई भीड़ हिंसा क्या है, मॉब लिंचिंग जो होती है, या फिर सांप्रदायिक दंगे जो फैलते हैं, जो फेक न्यूज़ फैलती हैं, वो किस प्रकार से भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंजेस बनता है। एक तो टॉपिक आप लोगों का ये हो गया। दूसरा क्या भाई, जब हम सॉल्यूशन के पक्ष पर बात करेंगे, हम मीडिया और सोशल मीडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। हमको सोशल मीडिया का प्रयोग अवेयरनेस क्रिएट करने में करना चाहिए। अगर कहीं पर कोई फेक न्यूज स्प्रेड हो रही है, तुरंत गवर्नमेंट की एजेंसियां वहां पर अलर्ट हो। पहली बात उस फेक न्यूज को तुरंत स्प्रेड होने से रोके, और दूसरी बात रियल जो न्यूज है, जो रूमर था, जो फेक न्यूज थी, उसको तुरंत क्रॉस वेरीफाई करते हुए अपने संदर्भ में वहां पर टिप्पणी जारी करे। ये काम गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को भी सोशल मीडिया को अपने हथियार के तौर पर प्रयोग करना पड़ेगा। एक बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। और समझो भाई सिलेबस क्या कहता है, कहता साइबर सिक्योरिटी। आप देखो ना, आज भारत में क्या है कि हर व्यक्ति के पास, हर व्यक्ति तो मैंने ज्यादा बोल दिया, लेकिन लगभग सबके पास क्या है कि जो डिजिटल डिवाइड है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हर व्यक्ति के पास मोबाइल फोन अवेलेबल हो रहा है, और जब व्यक्ति के पास मोबाइल फोन आएगा, हम डिजिटल इंडिया की बात करेंगे, हम डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, तो साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा प्रश्न उत्पन्न होगा। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, आपकी बैंक डिटेल्स हो, आपके बैंक अकाउंट से पैसे हो, या फिर आपकी फोटोज का कुछ गलत यूज किया जाए, तो साइबर सिक्योरिटी इन सब मामलों में शामिल होती है। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ यही नहीं होती है, साइबर सिक्योरिटी इसके अलावा भारत के जितने इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि भारत की कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है, भारत की कोई अन्य एजेंसियां हैं, वहां पर क्या कि वहां पर भी जो हमारे डाटाज रखे गए हैं, उन डाटाज की, उन संस्थाओं की अपनी एक अलग भूमिका होती है। वहां पर डाटा चोरी हो सकता है, साइबर हमला हो सकता है। तो साइबर हमला को रोकने के लिए, साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट यहां पर कौन कौन से कार्य कर रही है, इस बारे में भी आप लोगों को बात करना है। इसके अलावा एक पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी, मनी लॉन्ड्रिंग का, किस प्रकार से ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट होती है। यहां पर जो 3 प्रोसेस होता है, लेयरिंग और अन्य चीजों का, वो प्रोसेस क्या होता है धन शोधन के अंतर्गत, मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत, इसको भी हम लोग समझेंगे। और मैं प्रयास ये करूंगा कि हर टॉपिक पर आप लोगों को कुछ ना कुछ मैप, कुछ ना कुछ डायग्राम जरूर बताऊं, ताकि वो डायग्राम और मैप आप लोग अपने आंसर राइटिंग में प्रयोग कर सको। ध्यान से समझना, मेरा प्रयास बस ये, चूंकि ये जो पूरा सेक्शन है ना, इंटरनल सिक्योरिटी का जो पूरा सेक्शन है, वो करंट अफेयर्स बेस्ड है।
यहां पर अगर साइबर सुरक्षा पर गवर्नमेंट की स्कीम पूछी जा रही है तो आपको करंट अफेयर से लिंक करना ही पड़ेगा। अगर नक्सलिज्म पर कोई प्रश्न आ रहा है तो नक्सलिज्म के संदर्भ में गवर्नमेंट का वास्तव में प्रेजेंट टाइम में कौन सा स्टेप है, गवर्नमेंट प्रेजेंट टाइम में कौन से स्टेप्स लेकर के आगे बढ़ी, क्या कार्य कर रही है, या फिर कौन से नक्सली हमले भी रिसेंट में हुए, इनके आंकड़े, इनके ग्राफ आप लोगों को प्रयोग करने पड़ेंगे। तो ये पूरा जो पोर्शन है ये थोड़ा डायनामिक पोर्शन है। मैं प्रयास ये करूंगा कि मैं हर तरीके से जितने डायमेंशन यहाँ पर हो सकते हैं सारे डायमेंशंस को शामिल करूंगा। करंट अफेयर से सारे रिसेंट के डाटा आप लोगों को बताऊंगा ताकि आने वाले 6-7 महीनों 8 महीनों तक जब आप एग्जाम दोगे आपको ये डाटा पुराने नहीं होंगे। ठीक है, ये डाटा का प्रयोग आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो, इस बात का मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, 2-3 बातें आप लोगों को और समझना। अगला जो टॉपिक है वो कह रहा है सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन द बॉर्डर एरियाज। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो सुरक्षा चुनौतियां हैं, आप देखो पंजाब का एरिया, आप देखो पाकिस्तान के बॉर्डर का जितने एरिया हैं, या फिर आप देखो चाइना और भारत के जो बॉर्डर वाला एरिया है, अभी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन सब में कितना बवाल हो रहा है। तो उन एरियाज पर हमारी जो सुरक्षा चुनौतियां, जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, उनकी हम लोग को बात करनी है, और उसके साथ ही साथ उनका मैनेजमेंट करने के लिए गवर्नमेंट कौन से स्टेप्स ले रही है। ठीक है, चाहे वो गलवान घाटी हो, एलएसी हो, एलओसी हो, कोई भी एरियाज हो, उन पर गवर्नमेंट कौन से एक्शंस ले रही है, क्या कार्य कर रही है, इसके बारे में भी आप लोगों को बात करना पड़ेगा। और पहली बात मैंने आप लोगों को फिर बताया था कि कभी भी अगर आप सिक्योरिटी की बात करते हो तो सिक्योरिटी मतलब 2 बातें होती हैं, एक जहां पर आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस शामिल होती है, दूसरा वहां के लोकल की ह्यूमन डेवलपमेंट पर भी आप बात करते हो। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा को मजबूत करने का सबसे सिंपल एग्जांपल क्या है कि आप देखो जम्मू कश्मीर में हमने क्या किया, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट को प्रमोट किया, हमने वहां पर विकास को प्रमोट किया, और आप देखो वास्तव में वहां पर जो है क्राइम, वास्तव वहां पर जो इंटरनल सिक्योरिटी का चैलेंजेस था वो धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि हमने उसको डेवलपमेंट की तरफ मोड़ा है। तो सिक्योरिटी के दोनों डायमेंशंस होते हैं, ये बात आप लोग समझने का प्रयास करना। ठीक है, और देखो भाई लास्ट टॉपिक है यूपीएससी के सिलेबस के अंतर्गत, वो है वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस। ठीक है, भारत के विभिन्न सुरक्षा बल, जितने भी सुरक्षा बल यहाँ पर शामिल, उनकी यहाँ पर बात की जा रही है, और उनके अधिदेश, ठीक है, उनके मैंडेट जो है उनको यहाँ पर शामिल किया गया, उनके उद्देश्य क्या, उनके कार्य क्या है, उनकी यहाँ पर बात हो रही है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस में जो नए नए चैलेंजेस उत्पन्न हो रहे हैं उनकी भी यहां पर आप लोगों को बात करनी है। जैसे कि अभी आपने सुना होगा कि भारत के सैन्य बल में जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है, जो फीमेल पार्टिसिपेशन है, उस पर लेकर के बातचीत हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट सब वहां पर एक्शंस में है। ठीक है, वो कुछ ना कुछ यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं, और अभी रिसेंट में बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर हुए हैं। तो इन सब संदर्भ में भी आप लोगों को बातचीत करना पड़ेगा, करंट अफेयर से टॉपिक्स को आप लोगों को पिक करना पड़ेगा और चीजों को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ये आप लोगों का सिलेबस के राशि से यूपीएससी के। अब अगर आप यहाँ पे यूपीपीसीएस का पाठ्यक्रम देखोगे, वो पाठ्यक्रम भी एकदम सेम है, कुछ यहाँ पर चेंजेस नहीं है। यहाँ पर 2 पॉइंट जो मुझे यहाँ पर अलग दिखा, मैं उसके बाद आप लोगों को मार्क कर दे रहा हूँ। पहला पॉइंट है परमाणु प्रसार के मुद्दे। ठीक है, आप देखो यहाँ पर इश्यूज ऑफ द न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत ये सारी बातें यहाँ पर दी गई है। आपने देखा कि उग्रवाद का टॉपिक यूपीएससी में भी था, यहाँ पर भी है। संचार नेटवर्क, कम्युनिकेशन नेटवर्क, मीडिया, सोशल नेटवर्किंग की भूमिका यहाँ पर भी है, वहां पर भी थी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग, दोनों जगह पर है। मानव तस्करी आपका संगठित अपराध के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। जब आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हो तो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में ये पॉइंट पहले से शामिल है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर दिया हुआ है। आतंकवाद, भ्रष्टाचार और उग्रवाद टॉपिक सेम है। भारत में सुरक्षा बल, उच्च रक्षा संगठनों की भूमिका और उनके जनादेश। ठीक है, रोल, काइंड एंड द मैंडेट ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस, हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडिया, इसकी यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, अभी सीडीएस का पद बनाया गया, उस पद की क्या भूमिका, उसके क्या चर्चे, क्या पॉइंट्स है, क्या दिक्कतें, क्या लाभ है, उन सारे पॉइंट्स पर आप लोग क्या कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, प्रश्न यहाँ पर पूछ सकता है। यूपीपीसीएस के सिलेबस में एक पॉइंट ऐड होता है जो कि यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर ऐड किया गया है। वो क्या है, उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में कानून और व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा, लॉ एंड द ऑर्डर एंड द सिविल डिफेंस विद द स्पेशल रेफरेंस टू द उत्तर प्रदेश। ये यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि भारत उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में जो कानून और व्यवस्था के संदर्भ में बातें हैं उनकी यहां पर आप लोगों को डिस्कस करना है। एक पॉइंट यहां पर ये एक्स्ट्रा शामिल किया गया है। तो हम लोग पूरे सिलेबस को, यूपीएससी और पीसीएस दोनों के सिलेबस को साथ साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैंने इस पूरे क्लासेस को 5 लेक्चर में डिवाइड किया है। ठीक है, 5 लेक्चर में डिवाइड किया है। हम लोग 5 लेक्चर के अंतर्गत पूरे पॉइंट को कवर करने का प्रयास करेंगे। देखो भाई, जो लेक्चर नंबर 1 है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम लोग पाठ्यक्रम को देखेंगे। पहली बात तो पाठ्यक्रम आपने अभी देख लिया। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले, उसको मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्नों की संख्या हर साल किस प्रकार 4 से 5 के मध्य में रहती है। 4 या 5 प्रश्न हर बार आते हैं। तो 25% जो क्वेश्चन है वो इस एक टॉपिक से आ रहे हैं जिसको आप लोग 5 क्लास में पढ़ने वाले। आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे 15-10 क्लास में, ठीक है, पर उससे भी ज्यादा क्लास में पढ़ोगे। इकोनॉमिक्स में तो बहुत कम बोली 10 क्लास, उससे भी ज्यादा क्लास वहां पर आप लोगों को लग जाएगा। आप पॉलिटी पढ़ते बहुत ज्यादा क्लास में, आप ज्योग्राफी देखो कितनी लंबी क्लास से पढ़ रहे हो, लेकिन भूमिका सबकी बराबर है।
आपने पेपर 1 और पेपर 1 के अंतर्गत जब आपने देखा, आप ज्योग्राफी की लंबी देर से क्लास कर रहे हो, आप हिस्ट्री की बहुत देर से क्लास कर रहे हो, अभी वो क्लास और चलेगी, लंबी चलेगी। लेकिन देखो वहां पर आप सोसाइटी और सोशल जस्टिस का जो पूरा पोर्शन था हमने 12 क्लास में कंप्लीट किया। ठीक है, 12 क्लास में वो टॉपिक कंप्लीट हुआ है। हर बार 3 से प्रश्न के राउंड में वहां पर आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, यूपीएससी और पीसीएस दोनों एग्जाम में आते हैं। तो आप सोचो उसकी भूमिका कितनी है वहां पर, उसका रोल कितना है वहां पर। तो आप लोग ना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो। सिर्फ इस बात का ध्यान मत रखो कि नहीं नहीं सर ये तो मेन पोर्शन है, हमको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़नी ही पढ़नी है, इस पर मत परेशान हो। आप मेंस के पेपर में जो ऐसे पोर्शन है जो कि आपको नंबर अच्छा खासा दिला सकते हैं, इन सब टॉपिक्स में ना, इन सब प्रश्नों में नंबर बहुत अच्छा मिलता है आप लोगों को, क्योंकि ये सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न होते हैं। यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल्स याद होते हैं आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्स पता होते हैं, तो आप आंसर में ना बहुत सारे डायमेंशंस पर बात कर सकते हैं, बहुत सारे उसके आयामों पर आप चर्चा कर सकते हो। ये एक यहाँ पर फायदा होता है। ठीक है, और देखो भाई, उग्रवाद के कारण और प्रसार, कॉजेज एंड द स्प्रेड ऑफ द एक्सट्रीमिज्म। आज के हम लोग पूरी क्लास के अंतर्गत उग्रवाद के पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उग्रवाद आप देखो, एक्सट्रीमिज्म जो था वो यूपीएससी और पीसीएस दोनों में एक पॉइंट के तौर पर यहां पर दिया गया था। तो आज की पहली क्लास के अंतर्गत हम लोग उग्रवाद के टॉपिक को भी देखने का प्रयास करेंगे। और देखो भाई, और यहां पर क्या कह रहा है, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, मैंने इसी प्रकार से पूरे लेक्चर को 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। आप लोगों को ये शेड्यूल में शेयर कर दूंगा, आप लोग शेड्यूल देख लेना। एक काम आप लोग और कर सकते हो, पैरेलली काम ये कर सकते हो कि आप लोग इन टॉपिक्स को क्लास करने से पहले इन टॉपिक्स को एक बार खुद से रीड करके आ सकते हो। इससे फायदा ये होगा, जब मैं आंसर राइटिंग के फॉर्मेट पर डिस्कस करूंगा तो जो एग्जाम्पल, जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं और आप लोगों को जो पॉइंट्स पहले से पता था, उनमें जो पॉइंट्स नए होंगे उनको आप लोग कहीं पर नोट कर सकते हो पैरेलली, ताकि आप लोगों को चीजें फिर से याद रहें। ठीक है, वो एग्जांपल्स, वो पॉइंट्स, वो आंकड़े आप लोगों को याद रहे, वो यहां पर अच्छी बातें होंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज के हम लोग एक बार पीवाईक्यू को देखते हुए। देखो 2-3 चीजें और समझना, 2-3 चीजें हैं जिनको आप लोग समझने का बहुत जरूरी से प्रयास करना, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं ना कि जो कि समझना बहुत जरूरी है, और अगर आप वो बात ध्यान नहीं दिए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। पहला काम तो आप लोग पाठ्यक्रम को याद कर लेना। ठीक है, मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया कि जो सिलेबस है उसको आप लोगों को याद करना है, पहला होमवर्क है। दूसरी काम, देखो पाठ्यक्रम क्या है ना, इन पाठ्यक्रम के आधार पर जब प्रश्न आता है, उन प्रश्नों को एक बार देखो कि एग्जाम में कैसे प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। यूपीएससी का अगर 2022 का मेंस परीक्षा की मैं बात करूं, यहां पर देखो प्रश्न कैसे आए, कौन कौन से यहां पर प्रश्न आए हुए हैं आप देखो। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, ठीक है, तीसरा प्रश्न, और ये आप देखो चौथा प्रश्न। 4 प्रश्न आप लोगों की इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक से पूछे गए यूपीएससी 2022 की परीक्षा में। मैं एक बार टॉपिक आप लोगों को दिखाता हूं, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो कि आपके सिलेबस के बाहर से होगा, वो आपके सिलेबस के डायमेंशन से बाहर से होगा, ऐसा संभव ही नहीं है। देखो भाई, पहला टॉपिक है संगठित अपराध के प्रकारों की चर्चा करिए। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के कितने टाइप्स होते हैं उसकी यहां पर आप लोगों को चर्चा करना है। तो सिलेबस में तो एक पॉइंट ही था, यहां पर आप लोग देखो सिलेबस में, मैं आप लोगों को सिलेबस यहां पर इरेज करता हूं ताकि आप लोगों को अब जब मैं मार्क करूं चीजें आप लोगों को अच्छे से यहां पर दिखे। ठीक है, देखो भाई, हमने तो डिस्कस किया ना अभी, जो संगठित अपराध है, जो संगठित अपराध है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ये तो आप लोगों का सिलेबस के अंतर्गत दिया गया है। प्रश्न, पहला जो प्रश्न है वो यहीं से पूछा गया है कि संगठित अपराधों के प्रकारों पर चर्चा करिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ध्यान रखना, अब इस बात को आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना है कि कभी भी कोई भी अगर ऐसी इनिशिएटिव है, जैसे मानो मनी लॉन्ड्रिंग पर प्रश्न आया, धन शोधन पर प्रश्न आया, ठीक है, तो धन शोधन जब आप पढ़ रहे हो तो इंडिया की कौन कौन सी इनिशिएटिव्स हैं उसको आप लोगों को देखना है, प्लस जो फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन संस्थाओं की जो यहां पर इनिशिएटिव्स हैं उनको भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो संगठित अपराध के संदर्भ में, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के संदर्भ में, क्योंकि ये एक ऐसा क्राइम है ना जो कि किसी देश के अंतर्गत नहीं हो सकता है, मतलब भारत में अगर संगठित अपराध हो रहा है तो इसका कारण पाकिस्तान, चाइना और अन्य स्टेट होंगे। अगर आप देखोगे तो हमारे जो ईस्ट साइड वाला पोर्शन है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो पोर्शन है, वहां पर अगर कुछ उग्रवाद बढ़ रहा है तो उसके कारण उसके जो बॉर्डर एरिया के कंट्रीज है ना, उनकी भी भूमिका वहां पर होती है। तो ये ऐसे कुछ अपराध होते हैं ना जो किसी एक देश के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जा सकते हैं। मम्मी एक गिलास पानी देना, ठीक है, ये एक देश के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जा सकते, यहां पर ये समस्या होती है। यहां पर हम लोग करना क्या होता है, यहां पर हमारे साथ एक बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है, पॉइंट यहां पर ये हो सकता है कि हम लोग सिर्फ देश के इनिशिएटिव को नहीं बल्कि जो फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन संस्थाओं की इनिशिएटिव है उनको भी यहां पर शामिल करें। ठीक है, तो आप लोगों का काम यहां पर एक पैरेलली तौर पर ये करते रहना है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। और देखो भाई, संगठित अपराध में पहला प्रश्न था, हमने देखा। अगला प्रश्न है समुद्री सुरक्षा की चुनौतियां। समुद्री सुरक्षा की चुनौतियां, आप लोगों के साथ ये टॉपिक तो दिया ही नहीं था पेपर के अंतर्गत, सिलेबस के अंतर्गत दिया ही नहीं है। देखो भाई क्यों नहीं है यहां पर जो आप लोगों को टॉपिक दिया गया है, क्या टॉपिक है भाई, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां।
सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां। तो क्या भारत के सीमावर्ती क्षेत्र सिर्फ लैंड बॉर्डर वाले क्षेत्र होंगे? नहीं, जो भारत के कोस्टल एरिया, जो भारत के जो तटीय एरियाज है वो भी तो सीमावर्ती क्षेत्र होंगे। तो वहां से ही तो भाई मुंबई का जो ताज अटैक हुआ था, वहां पर आतंकवादी कहां से आए थे? वो समुद्र के रास्ते तो भारत में प्रवेश किए थे। तो बहुत लॉजिकल पॉइंट है। सीमावर्ती क्षेत्रों का मतलब हो गया कि लैंड बाउंड्री प्लस आपकी जो मरीन बाउंड्री, जो आपकी तटवर्ती एरियाज है, उनको भी यहां पर आप लोगों को पढ़ना है। तो ये दोनों डायमेंशन आप लोग कवर करिएगा। सिलेबस के जितने डायमेंशन पे मैं चर्चा कर रहा हूं उनको कहीं पर नोट करते चलो, सिलेबस को प्रिंट करा लो, सिलेबस के एक एक पॉइंट को आप एलोबरेट करो कि हाँ भाई सर यहाँ पर ये पॉइंट भी आ सकता है, इसको भी हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, और देखो भाई एक पॉइंट और देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्व क्या है? आपने देखा सिलेबस के अंतर्गत एक टॉपिक था संचार व्यवस्था, जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो, साइबर सुरक्षा, ठीक है, मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका, ये सारे पॉइंट एक साथ दिए गए थे। तो ये टॉपिक वहां पर ऑलरेडी शामिल है। इस साइबर सुरक्षा के लिए भारत के द्वारा जो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति है, ठीक है, जो भारत के द्वारा नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, उसकी क्या भूमिका है, वो प्रश्न यहाँ पर ये पूछा गया है। तो देखो आप लोगों को जितने प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं वो सारे प्रश्न एग्जाम सिलेबस के अंतर्गत से ही है। एक बात और समझना, आप कहोगे सर प्रश्नों का स्ट्रक्चर थोड़ा सा टफ है। भाई आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो एग्जाम भी तो बहुत टफ है। आप देश के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी बनने का प्रयास कर रहे हो, आप आईएएस की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो, तो यहां पर जो प्रश्नों का पैटर्न होगा ऑलरेडी वो टफ होगा। प्रश्नों के पैटर्न से डरना नहीं है। हम लोग अभी अपनी क्लास में प्रश्नों को डिकोड करना सीखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्नों की डिकोडिंग करनी है, प्रश्नों का पोस्टमार्टम करना है। प्रश्नों में से ना एक एक पार्ट उसका निकाल दो, अलग अलग कर दो, प्रश्नों को इतने पार्ट में तोड़ दो कि प्रश्न के हर एक पार्ट आपको अलग अलग प्रॉपर तौर पे दिखे, और जब दिखना स्टार्ट हो जाएंगे आप आंसर की फॉर्मेटिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है वहां पर। और देखो भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नक्सलवाद उग्रवाद वाला जो टॉपिक था, ठीक है, जो आपका एक्सट्रीमिज्म वाला टॉपिक था, वो टॉपिक यहां पर लिंक हो गया। नक्सलवाद एक प्रकार की सोशल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट इशू है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था? मैंने बताया था कि किसी भी देश के अंतर्गत, किसी भी नेशन के अंतर्गत जो सिक्योरिटी चैलेंजेस होते हैं वो सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस का काम नहीं होता है, यहां पर सोशियो इकोनॉमिक और डेवलपमेंट इश्यूज भी शामिल होते हैं। सामाजिक, आर्थिक और जो विकासात्मक मुद्दा है वो भी एक बहुत बड़ा यहां पर पार्ट होता है। ठीक है, बातें समझना आप लोगों को। तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को फॉलो करना है। सुरक्षा के जितने मल्टीपल डायमेंशंस हो सकते हैं उनकी बात करो। ह्यूमन डेवलपमेंट हर एक सुरक्षा की चुनौती का समाधान होता है। अगर आतंकवाद है तो जो युवा आतंकवादी बन रहे हैं, जिनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनको प्रॉपर स्किल की ट्रेनिंग दो, उनको जॉब के अंतर्गत शामिल करो, समस्या समाधान हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो समस्याओं का समाधान करने का ये तरीका होता है। कह रहा कि नक्सलवाद के खतरे से निपटने की बहुस्तरीय रणनीति का सुझाव दीजिए। यहां पर ये पूछा गया कि नक्सलवाद से निपटने के लिए कौन कौन से स्ट्रेटजी यहां पर हम लोग को फॉलो करनी चाहिए। अब हम लोग करंट अफेयर्स में देखेंगे, जब आज हम लोग इसी टॉपिक पर एक प्रश्न को सॉल्व भी करेंगे पूरी तरीके से कि वो प्रश्न कैसे स्ट्रक्चर किया जाए, वो आप लोग का ये प्रश्न का सॉल्यूशन वहां पर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, और देखो 2021 में फिर से कितने प्रश्न पूछा गया, एक बार उसको भी देखो। एक प्रश्न, दो प्रश्न यहां पर आप लोगों का, ठीक है, तीन प्रश्न और चार प्रश्न। ठीक है, चार प्रश्न आप लोगों का 2021 में फिर से यहां से पूछा गया। मैं आप लोगों को एकदम सबूत के साथ यहां पर आया हूं कि आप लोग इस पूरे पोर्शन की महत्वता को समझो, आप लोग ये पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है इस बात को समझने का प्रयास करो। देखो भाई कह रहा मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, उस पर यहां पर एक पहला प्रश्न दिया गया है। ठीक है, और फिर वही बात मैंने आप लोगों से कहा था ना कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों प्रकार के लेवल्स पर कौन कौन से यहां पर प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए स्टेप उठाए जा रहे हैं, कौन कौन से मेजर्स लिए जा रहे हैं, उनके बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। यहां पर देखो प्रश्न वही है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए कौन कौन से उपाय यहां पर किए जा रहे हैं। तो कोई भी चैलेंजेस आप देखो, आप संगठित अपराध देख रहे हो, आप आतंकवाद देख रहे हो, आप मनी लॉन्ड्रिंग देख रहे हो, उनके आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो प्रयास होंगे उनकी बात आप लोगों को करनी पड़ेगी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग देख रहे हो, सब पर यहां पर आप लोगों को इस प्रकार से बातचीत करना पड़ेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, फिर प्रश्न क्या है, साइबर हमलों का। साइबर हमलों का प्रश्न है कि सीमा पार से होने वाले जो साइबर हमले हैं उनके प्रभाव का आप लोगों को विश्लेषण करना है। तो साइबर हमलों के टॉपिक पे आप वो टॉपिक तो पढ़ोगे ही ना। जब भी आप साइबर हमलों के टॉपिक को पढ़ोगे, साइबर अटैक्स के टॉपिक को पढ़ोगे, वहां पर आप उसके इंपैक्ट को भी तो देखोगे। प्रश्न यहाँ पर बहुत क्लियर है। ठीक है, ये सिलेबस का एक टू द पॉइंट प्रश्न दिया गया। अगला प्रश्न देखो, भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए बाह्य राज्य, ठीक है, जो आप लोगों के स्टेट और जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर सिलेबस का एक पॉइंट था। ठीक है, जहां पर हमने आतंकवाद, भ्रष्टाचार, ठीक है, संगठित अपराध, इन सबको देखने का प्रयास किया था। ये पॉइंट यहां पर आ गया आप लोगों का।
कह रहा कि बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण करिए और इन संकटों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक उपायों की भी चर्चा करिए। फिर अगला प्रश्न है आतंकवाद, ठीक है, टेररिज्म, एक टॉपिक हमने देखा होगा, सिलेबस के अंतर्गत दिया हुआ है, ये प्रश्न वहां से पूछा गया है। तो जितने भी प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, हाँ, यूपीएससी के पैटर्न एक ये होता है, क्योंकि भाई वो भारत के, अभी मैं देख रहा था कि IIT जेईई के बाद सेकंड टफेस्ट एग्जाम था, मैं नहीं बता रहा हूं, कोई एक सर्वे अभी हुआ था रिसेंट में, उस सर्वे के अंतर्गत अभी डिस्कशन ग्रुप पे किसी ने शेयर किया था कि ये जो है IAS की परीक्षा 3rd नंबर की टफेस्ट एग्जाम यहाँ पर मानी जाती है पूरे विश्व के अंतर्गत, ठीक है। तो आप देखो भाई, टफेस्ट एग्जाम इतना लेवल का है, तो प्रश्न तो यहाँ पर स्ट्रक्चर उस हिसाब से किया जाएगा। आपसे कोई बहुत इजी प्रश्न तो पूछा नहीं जाएगा, प्रश्न का स्तर तो टफ होगा ही होगा, बहुत बेसिक पॉइंट है यहाँ पर। हम लोग को इन्हीं प्रश्नों को डिकोड करना सीखना है। यूपीपीसीएस के भी पैटर्न को देख लो भाई, यूपीपीसीएस में भी कोई कहीं पीछे नहीं है, यूपीपीसीएस भी डायरेक्टली यहीं से प्रश्न पूछता है, बहुत सारे प्रश्न पूछता है। आप देखो 2022 की परीक्षा में, मेंस परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न यहां से पूछे गए थे। पहला प्रश्न था राष्ट्रीय सुरक्षा में साइंस और टेक्नोलॉजी की भूमिका पर चर्चा करिए, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा में जो टेक्नोलॉजी और साइंस की भूमिका है उस पर आप लोगों को बात करनी है, बहुत शानदार प्रश्न, ठीक है। ये बहुत सारे डायमेंशन को कंप्लीट करता है, ठीक है। ये एक साथ बहुत सारे आयामों की बात करता है। यहाँ पर आपको इंटरनल जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उसमें किस प्रकार से साइंस और टेक का प्रयोग किया जाए, सीसीटीवी का प्रयोग कैसे किया जाए, ड्रोन का प्रयोग कैसे किया जाए, ठीक है। यहाँ पर आप ये बात कर सकते हो कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी का प्रयोग आप बॉर्डर मेजरमेंट में कर सकते हो, वो कैसे करोगे। CIBMS जो ये कॉन्सेप्ट है उनका प्रयोग यहाँ पर कैसे किया जाएगा, कैसे सैटेलाइट के माध्यम से हम निगरानी कर सकते हैं, GPS का प्रयोग कर सकते हैं, इन सब बारों में आप लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करना है। तो ये टॉपिक भी आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका जो है नेशनल सिक्योरिटी में वो किस प्रकार से है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो रक्षा गलियारा परियोजना है, उसके महत्व की समीक्षा कीजिए। करंट अफेयर्स का एक टॉपिक है, करंट अफेयर्स का टॉपिक है, लेकिन यूपी स्पेशल के संदर्भ में, ठीक है। आपको पता है कि यूपी के में, ठीक है, एक डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ठीक है, एक रक्षा गलियारा की स्थापना हो रही है। तो उसी रक्षा गलियारा के संदर्भ में आप एक प्रश्न दिया गया, डिफेंस कॉरिडोर के संदर्भ में प्रश्न दिया कि इसके महत्व की आप लोगों को चर्चा करनी है। अब यहाँ पर सारी बातें करो, ये किस प्रकार से जॉब क्रिएट करेगा, ये किस प्रकार से उन एरियाज के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की बात करेगा। डिफेंस की तो बात करना ही करना है आप लोगों को, ठीक है। उसके अलावा जो अन्य डायमेंशन यहाँ पर आप शामिल कर सकते हो उनकी भी यहाँ पर आप लोग बात करो, ठीक है। भारत की रक्षा आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए अग्निवीर स्कीम करंट अफेयर्स का टॉपिक है, लेकिन डिफेंस के संदर्भ में एक प्रश्न यहां पर दिया गया है, ठीक है। कह रहा कि सैन्य और असैन्य क्षेत्रों में, ठीक है, जो आपका मिलिट्री और सिविल सेक्टर्स है, यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की यहां पर क्या भूमिका है, यह प्रश्न वहां पर दिया गया है। हमको तो लगता है कि पीसीएस वाले जो है ना, वो साइंस एंड टेक को और इंटरनल सिक्योरिटी को एक साथ मिक्स करके प्रश्न पूछते हैं। अब देखो दो प्रश्न यहां पर आया, एक इंटरनल सिक्योरिटी का प्रश्न यहां पर आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ते हुए, एक प्रश्न आप देखा कि साइंस और टेक का प्रयोग, ठीक है, साइंस और टेक का प्रयोग इंटरनल सिक्योरिटी में किस प्रकार से किया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा में किस प्रकार से किया जाता है, ये प्रश्न यहां पर पूछा गया। तो प्रश्नों का पैटर्न यूपीपीसी से बल्कि थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। हालांकि यूपीएससी वाले क्या करते हैं, प्रश्नों के स्ट्रक्चर को इतना निचोड़ देते हैं ना, इतना घुमा देते हैं कि वो हालत खराब कर देता है। लेकिन हम लोग को सारे प्रश्नों को तैयार करना है। देखो 2022 में यूपीपीसीएस में 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न और यहां पर आप देखो 4 और 5 प्रश्न यहां पर पूछे गए, ठीक है। 5 प्रश्न जो है वो आप लोगों का यहां पर पूछा गया इस टॉपिक से। और देखो भाई कह रहा है स्वतंत्रता के उपरांत, ठीक है, जो इंसर्जेंसी है, जो विद्रोह की स्थिति है, वो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में किस प्रकार से फैल रही है, इसकी बात यहां पर करना है, ठीक है। इंसर्जेंसी की बात कर रहा है, विद्रोह की बात कर रहा है। आप अगर सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में टू द पॉइंट यहां पर एक टॉपिक दिया गया है विद्रोह करके, ठीक है। मैं आप लोगों को टॉपिक दिखाता हूं विद्रोह करके, ठीक है। ये देखो, ये जो आप लोगों का उग्रवाद वाला टॉपिक है ना, यहीं पर आ जाएगा कि आंतरिक सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं वो यहां पर कैसे शामिल होती है, ठीक है। और देखो भाई मैं आप लोगों को दिखाता हूं विद्रोह पर ही सेम टॉपिक पर इससे पहले भी एक वर्ष में प्रश्न पूछा गया था। देखो प्रश्न क्या था, विद्रोह से आप क्या तात्पर्य, व्याख्या कीजिए। अब जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा होगा, जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होगी, सोचो उसके लिए 2021 के प्रश्न के आधार पर 2022 का ये वाला प्रश्न अटेम्प्ट करना कितना इजी रहा होगा, समझने का प्रयास करना, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं 2021 में एक प्रश्न पूछा गया यूपीपीसीएस में। प्रश्न था साइबर डोम प्रोजेक्ट क्या है, भारत में इंटरनेट अपराध रोकने में यह कैसे उपयोगी है, इसकी व्याख्या करें। आपको पता है सेम प्रश्न यूपीएससी में 1 साल पहले पूछा गया था, सेम प्रश्न, डिट्टो सेम प्रश्न, यही प्रश्न यूपीएससी में 1 साल पहले पूछा गया था। अब प्रश्नों के रिपीटिशन का स्तर यहां पर आप देखो कि प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना ना सिर्फ आपकी स्ट्रेटजी को अच्छा नहीं करेगा, सिर्फ आपके एप्टीट्यूड को अच्छा नहीं करेगा, बल्कि वो आपको आने वाली परीक्षाओं में संभव है कि उन्हीं प्रीवियस ईयर के किसी प्रश्न से प्रश्न रिपीट कर दे। और आप सोच के देखो कि अगर रिपीटेड प्रश्न एग्जाम में आ जाता है तो आपके लिए कितना मजा रहेगा। आपको स्ट्रक्चरिंग करनी नहीं है, आपको सोचना नहीं है, बस आपको वहां पर अपने पेन को चलाना है।
इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आप लोगों की स्टडी लगातार करते रहो। ये सारे प्रश्न आप देखो पीसीएस में 2021 में पूछा गया, 2022 में आपने प्रश्नों को देखा, 2022 और 2021 दोनों वर्षों में यूपी पीसीएस की परीक्षा में 55 प्रश्न यहां पर क्या है इंटरनल सिक्योरिटी से पूछे गए। सिमिलर तौर पर यूपीएससी में क्या है दोनों साल 2021 और 2022 में 4 प्रश्न यहां पर क्या है इंटरनल सिक्योरिटी से पूछे गए। तो इंटरनल सिक्योरिटी की जो रोल है नंबर ऑफ क्वेश्चंस के माध्यम से, ठीक है, मार्क्स के माध्यम से, नंबर के माध्यम से यहां पर रोल है, उस रोल को आप लोग समझो। बहुत कम मेहनत कर रही है आप लोगों को और रिजल्ट बहुत अच्छा यहां पर आएगा, ठीक है, ये बात आप लोगों को समझना है। अब देखो आज की मैं क्लास के यहां पर स्टार्ट करता हूं और क्लास को स्टार्ट करने के लिए मैं आप लोगों से आज के एक प्रश्न के माध्यम से क्या करूंगा चीजों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो भाई यहां पर जो पहला प्रश्न आज हम लोग का है, आज हम लोग क्या करेंगे सिलेबस के पहले पॉइंट को यहां पर उठाने वाले, उग्रवाद का जो टॉपिक है यहां पर उसको यहां पर पिक करने वाले और उग्रवाद के इस टॉपिक के माध्यम से क्या करेंगे हम लोग अपने इस पूरे क्वेश्चन को, इस पूरे क्वेश्चन के फॉर्मेट में आंसर को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखो भाई टॉपिक है यहां पर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रेड कॉरिडोर, ठीक है। लाल गलियारा शब्दावली से आप क्या समझते हैं, प्रश्न यहां पर ये दिया गया है, ठीक है। लाल गलियारा या रेड कॉरिडोर जो शब्दावली है इससे आप क्या समझते हैं। हाईलाइटिंग द कॉज फॉर इट्स स्प्रेड इन द इंडिया, इसके विस्तार का भारत में क्या कारण है। एंड डिस्कस द अप्रोचेस एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट्स टू डील विद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की यहां पर बात कर रहा है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से निपटने के लिए यहां पर हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये प्रश्न यहां पर दिया गया, ठीक है। ये प्रश्न क्या किया गया है यहां पर दिया गया है। अब 2-3 पॉइंट को आप लोग समझो, ठीक है। 2-3 पॉइंट को यहां पर समझने का प्रयास करना, मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं। पहले पॉइंट ये कि देखो कभी भी हम लोग को जब प्रश्न पढ़ना है, कभी भी जब आप प्रश्नों को यहां पर देखोगे तो उन प्रश्नों के फॉर्मेट को समझने का प्रयास करो। हम लोग प्रश्न को डिकोड कैसे करेंगे ना, ये यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मानो आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में ना जो बिजली कौंधती है वो कौंध जानी चाहिए, ऑटोमेटिक सेंसेशन होना चाहिए आपके दिमाग में कि ये प्रश्न क्लिक किया है। प्रश्न कहीं पर भी आप देख रहे हो, आप रास्ते में जाए, आपने कोई प्रश्न पढ़ा, कोई आपसे किसी दोस्त ने आपको फोन करके पूछा यार इस प्रश्न का स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, आपके दिमाग में तुरंत एक ऑटोमेटिक सेंसेशन होना चाहिए। क्या सेंसेशन होना चाहिए भाई, क्या यहाँ पर स्टेप होना चाहिए। देखो पहला स्टेप ये हो कि सबसे पहले तो ये सोचो कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है ये पाठ्यक्रम के किस पोर्शन से दिया गया है, ठीक है, पाठ्यक्रम के किस टॉपिक से दिया गया। अगर आपने पाठ्यक्रम के टॉपिक को समझ लिया तो आप उस प्रश्न में कौन कौन सा डायमेंशन को फॉलो कर सकते हो वो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा, वो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा। बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है। लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये कि भैया इसके लिए पाठ्यक्रम याद भी होना चाहिए, ठीक है, पाठ्यक्रम याद भी होना चाहिए। तो आज यूपीएससी में जो 5 पॉइंट है, पीसीएस में जो 6 पॉइंट है, वो सारे के सारे सिलेबस आप लोगों को टू द पॉइंट याद हो जाने चाहिए कि सिलेबस में ये सारे पॉइंट दिए गए हैं और इस क्रम से दिए गए हैं, ठीक है। अगर आपने पाठ्यक्रम याद कर लिया तो सबसे पहला काम ये करना कि आपने प्रश्न की रीडिंग किया, आपने क्वेश्चन की रीडिंग किया, तुरंत देखो कि वो प्रश्न पाठ्यक्रम के किस पोर्शन से यहां पर दिया गया है, ठीक है, किस टॉपिक से यहां पर दिया गया। सेकंड काम क्या करना है, प्रश्न की आपको डिकोडिंग करना प्रारंभ करना है, ठीक है, प्रश्न का को पोस्टमार्टम करना, प्रश्न में कितने सारे यहां पर पार्ट हैं उसकी यहां पर आप लोगों को एनालिसिस करनी, कितने पार्ट हैं यहां पर उसकी एनालिसिस करनी। तो आंसर को लिखने से पहले ऐसा नहीं कि आपने प्रश्न पढ़ा और तुरंत पेन चलाना प्रारंभ कर दिया। अभी आपके पास समय है तो आप 2 मिनट का ब्रेक लो, 2 मिनट का ब्रेक लेते ही काम क्या करो सबसे पहले कि पाठ्यक्रम को देखो। अब 2 चीजें, मानो अगर आपको पाठ्यक्रम नहीं याद हो रहा है, एक काम करना, प्रश्न पढ़ो, अपने बगल में पाठ्यक्रम को डाउनलोड करके प्रिंट करके रखे रहो, उस पाठ्यक्रम को ओपन करो और देखो कि इस पाठ्यक्रम में ये टॉपिक कहां पर मैच करता है। GS1 में आता है, GS2 में आता है, GS3 में आता है, GS4 में आता है, कहां पर आता है, और उस टॉपिक को तुरंत मार्क करो। अगर वो सिलेबस में नहीं है छोड़ दो उस प्रश्न को, अटेम्प्ट ही मत करो। लेकिन अगर वो सिलेबस में तो किस पार्ट में है इसको एक बार जरूर फाइंड आउट करो। पहला काम आप लोग को ये करना है, ठीक है। दूसरा काम, डिकोड करो प्रश्न को कि प्रश्न में कितने पार्ट पूछे गए, कितनी चीजें यहां पर पूछी गई है, इसको आप लोगों को पता करना है। थर्ड पॉइंट क्या करना है भाई कि आंसर की फॉर्मेटिंग यहां पर आप लोगों को स्टार्ट करनी है। आंसर की फॉर्मेटिंग कैसे होगी एक बार समझने का प्रयास करें, ठीक है। चूंकि ये पहला लेक्चर है, ठीक है, बहुत ऐसे विद्यार्थी जो पहली बार इस क्लास को देख रहे होंगे ध्रुव बैच की, तो उनके लिए मैं फॉर्मेटिंग बहुत डिटेल में डिस्कस कर दे रहा हूं। हालांकि जिन्होंने ध्रुव बैच ऑलरेडी ज्वाइन किया होगा उनको फॉर्मेटिंग डिस्कस की गई होगी, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करो। किसी भी उत्तर में, किसी भी बेस्ट स्ट्रक्चर जो होता है उत्तर का, उसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है इंट्रोडक्शन जिसको हम भूमिका कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भूमिका, ठीक है। एक होता है आपका मेन बॉडी जिसको हम मुख्य भाग कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं मुख्य भाग कहते हैं। और एक होता है आप लोगों का कंक्लूजन, ठीक है, निष्कर्ष कहा जाता है इसको, ठीक है, निष्कर्ष कहा जाता है। किसी भी बेस्ट आंसर के स्ट्रक्चर में ये तीनों पार्ट होते हैं।
कई सारे ऐसे प्रश्न के उत्तर होते हैं जहां पर बिना कंक्लूजन लिखे भी काम चल सकता है, लेकिन 90% प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर कंक्लूजन लिखना कंपलसरी होता है। तो हम लोग एक काम ये करते हैं ना, हम लोग एक रिस्क लेते ही नहीं है, ठीक है। हम लोग बिना रिस्क लिए काम करते हैं कि हम लोग हर प्रश्न के उत्तर में कंक्लूजन जरूर देंगे। 15 शब्दों का कंक्लूजन देना है, बहुत बेसिक कंक्लूजन, ठीक है। अब समझने का प्रयास करो। शब्द सीमा की अगर हम बात करें कि कितना शब्द सीमा हम लोग को उत्तर में रखना है, कई लोग क्या करते हैं ना, जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको ज्ञान तो होता है भाई, उन्होंने तैयारी बहुत अच्छे से की होती है, तो उनको ज्ञान बहुत सारा होता है, उनको मतलब एक एक स्टेटमेंट याद होगा, सारे स्कीम्स याद होगा, सब कुछ याद होगा, लेकिन एग्जाम हॉल में प्रश्न में क्या क्या चीजें लिखा जाए ये उनको समझ में नहीं आता है। तो शब्द सीमा पर वर्क करने का ध्यान रखो। प्रश्न अगर 200 शब्दों का पूछा गया है तो आपका आंसर 200 शब्दों तक ही होना चाहिए, संभव है तो उसको 180 शब्दों में ही कंप्लीट कर दो। 250 मत ले जाओ, बिल्कुल मत ले जाओ 250, कोई आवश्यकता वहां पर नहीं होती है, ठीक है। देखो, टोटल शब्द सीमा का 10% आप इंट्रोडक्शन में प्रयोग करो, ठीक है। टोटल शब्द सीमा का 10% आप इंट्रोडक्शन में प्रयोग करो शब्दों को। 80% जो शब्द हैं वो आप मेन बॉडी में प्रयोग कर दो, और बचा 10% जो शब्द सीमा रहेगी उसको आप कंक्लूजन में प्रयोग कर देना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, मानो, ठीक है, मानो 200 शब्दों का प्रश्न है, ठीक है, 200 शब्दों का यहां पर एक प्रश्न दिया गया है। इन 200 शब्दों के प्रश्न में 20 से 25 शब्द का आप इंट्रोडक्शन लिख दो, ठीक है, 20 से 25 शब्द का इंट्रोडक्शन लिख दो। सिमिलर तौर पर 20 से 25 शब्द का कंक्लूजन लिख दो, ठीक है। और जो बाकी बचा आपका 150 शब्द करीब, ठीक है, 150 से 160 शब्द बचा, उसमें आप क्या करो, मेन बॉडी को यहां पर लिखो। कई लोग क्या करते हैं पता है, कई लोग इंट्रोडक्शन 100 शब्द का लिखेंगे, कंक्लूजन 50 शब्द का लिखेंगे, और बचा 50 शब्द में मेन बॉडी लिख देते हैं। ऐसे थोड़ी करना है। मेन बॉडी प्रश्न की सबसे बड़ी डिमांड है। आप बिना इंट्रोडक्शन लिखे मेन बॉडी लिखो, नंबर मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखो, मेन बॉडी लिखो ही मत, नंबर ही नहीं मिलेगा। तो इंट्रोडक्शन जितना जरूरी है उससे बहुत ज्यादा जरूरी है आपका मेन बॉडी। तो सारे को एकदम उसी एप्रोप्रिएट पोर्शन में आपको डिवाइड करना है। सब्जी में अगर आप मसाला में अगर नमक ज्यादा डाल दोगे तो भी नुकसान करेगा, और नमक नहीं डालोगे तो भी नुकसान करेगा, तो भाई फीका पड़ जाएगा वो आंसर वहां पर आप लोगों का। तो इंट्रोडक्शन आप लोगों को लिखना भी है, लेकिन एक शब्द सीमा के अंतर्गत ही लिखना है, इस बात को आप यहां पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखो भाई, यहां पर हम लोग प्रश्नों को डिकोड करते हैं। हम लोग यहां पर जो स्टेप अभी डिस्कस किया, 3 स्टेप हमने डिस्कस किया, पाठ्यक्रम में किस पोर्शन से प्रश्नों की डिकोडिंग क्या करनी है और आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। 3 पार्ट डिस्कस किया। हम लोग आने वाले हर प्रश्नों की अभी इस प्रकार से एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखो भाई, पहला जो यहां पर प्रश्न दिया गया है, प्रश्नों को मैं अब पार्ट में डिवाइड करता हूं। अभी तक हमने प्रश्नों को पढ़ लिया था कि रेड कॉरिडोर पे प्रश्न था कि भाई इसके क्या कारण है कि भारत में फैल रहा है, और गवर्नमेंट यहां पर कौन कौन से स्टेप ले रही है LWE को मेंटेन करने के लिए। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो होता है, जो वामपंथी उग्रवाद होता है, उसको नियंत्रित करने के लिए गवर्नमेंट कौन से स्टेप ले रही है, प्रश्न यहां पर ये पूछा गया है। अब देखने का प्रयास करना। मैं प्रश्नों को कई पार्ट में डिवाइड करूंगा और वो पार्ट आप लोगों को समझना है। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है कि रेड कॉरिडोर का आप लोगों को क्या, आप उसे समझते हो, आपको उसका क्या अर्थ दिखता है, ये पहला पार्ट यहां पर पूछा गया, ठीक है। तो प्रश्न का पहला पार्ट यहां पर ये है। सेकंड पार्ट है कि हाईलाइटिंग द कॉज, कारण क्या है, ठीक है। सेकंड पार्ट यहां पर क्या है कि इसका कारण क्या है। देखो, 2 चीजें समझना, एक रेड कॉरिडोर का अर्थ प्रश्न हो गया, सेकंड पार्ट यहां पर हो गया इसके कॉजेज क्या है भारत में फैलने के, ठीक है। और थर्ड कारण देखो यहां पर क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है डिस्कस द अप्रोचेस, ठीक है। थर्ड कारण कह रहा है अप्रोचेस जो है एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू डील विद द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, जो यहां पर आपकी वामपंथी उग्रवाद की समस्या है, उससे निपटने के लिए गवर्नमेंट यहां पर कौन से स्टेप ले रही है, कौन से अप्रोचेस को फॉलो कर रही है, ये यहां पर पूछा गया। तो प्रश्न का स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। अगर आप यहां पर एक छोटी सी बात ध्यान में रखोगे, अगर आप यहां पर एक छोटे से पॉइंट को ध्यान में रखोगे, तो प्रश्न में एक जो की टर्म है, जो कैलेंडर वर्ड्स जिसको हम लोग कहते हैं, प्रश्न का जो कैलेंडर वर्ड है वो है डिस्कस। ध्यान देना, डिस्कस द अप्रोचेस एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट्स। तो देखो, डिस्कस करने का 2 मतलब होता है। कभी भी अगर आपसे प्रश्न में डिस्कस करने, चर्चा करने, विवेचना करने की बात करेगा तो उसके मतलब को समझने का प्रयास करो। डिस्कस करने का मतलब ये होता है कि आप जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव यहां पर बता रहे हो, क्योंकि इस प्रश्न में गवर्नमेंट की इनिशिएटिव पूछा गया है, तो मैं इसी प्रश्न से जोड़ रहा हूं डिस्कस के मतलब को, ठीक है। उस गवर्नमेंट इनिशिएटिव के क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, और आपको एक पॉइंट और बताना है कि गवर्नमेंट कहां पर अभी लैग कर रही है, कौन सी समस्याएं ऐसी हैं जिन समस्याओं का समाधान करने में गवर्नमेंट क्या है अभी यहां पर पीछे रह गई। तो गवर्नमेंट के जो निगेटिव पॉइंट्स है या गवर्नमेंट की जो कमियां हैं यहां पर, ठीक है,
जो कमियां, जो लिमिटेशंस है, उनके पॉइंट पर भी आप लोगों को डिस्कस करना है, क्योंकि प्रश्न का कैलेंडर वर्ल्ड डिस्कस करने को कह रहा है, विवेचना करने को कह रहा है, चर्चा करने को कह रहा है। ठीक है, अगर प्रश्न बहुत सिंपल से ऐसे होता कि राइट डाउन द अप्रोचेस अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट्स टू डील विद द LWE, तो बहुत सिंपल से लिख करके आ जाते हैं। लेकिन यहां पर डिस्कस करने की बात की जा रही है, तो इस डिस्कस करने के कीवर्ड को ना, कैलेंडर वर्ड को डिकोड करने का प्रयास करना। प्रश्न के 3 पार्ट थे, इन 3 पार्ट में एक कैलेंडर वर्ड भी शामिल था आप लोगों का डिस्कस, वो डिस्कस के भी अर्थ को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और प्रश्न की जब आप स्ट्रक्चरिंग करोगे तो ये तीनों पार्ट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने लिखा कि रेड कॉरिडोर क्या होता है और फिर सीधा आपने गवर्नमेंट की इनिशिएटिव बता दिया, आपने कॉज वाले पार्ट को छोड़ ही दिया। अगर आप कॉज वाले पार्ट को छोड़ दोगे तो वो मेन बॉडी का पार्ट होता है और वहां पर आपके नंबर कटते हैं, क्योंकि आपने प्रश्न को समझा नहीं। एग्जामिनर आपसे उम्मीद करता है कि जो एस्पिरेंट अधिकारी बनने जा रहा है वो प्रश्न के हर पहलू को समझने का प्रयास करे। अगर उससे प्रश्न 3 प्रश्न पूछे गए, कॉम्प्लेक्स प्रश्न पूछा गया है, तो कॉम्प्लेक्स प्रश्न को डिकोड करे और फिर समझाने का प्रयास करे। अभी तो प्रश्न बहुत सिंपल है, आप जब अधिकारी बन जाओगे, जिसका आप लोग बनने का प्रयास कर रहे हो, तब आप लोग के सामने तो समस्याएं आएंगी, समस्याएं तो इससे बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं होंगी, उनको कैसे डील करोगे आप लोग। इसीलिए प्रश्नों के डिकोडिंग पर बिल्कुल ध्यान दो और प्रश्नों के अर्थ को समझने का प्रयास करना। ठीक है, प्रश्न के 3 पार्ट हमने देख लिया। अब देखो, इस पूरे प्रश्न को लिखने के लिए हम किस प्रकार के दृष्टिकोण को फॉलो करें, किस प्रकार के अप्रोच को फॉलो करेंगे, इस पर भी एक बार देख लेते हैं। क्योंकि इस प्रश्न के अंतर्गत जो पहला लाइन है, रेड कॉरिडोर को डिफाइन करने को कह रहा है। क्योंकि यहां पर प्रश्न में कही दिया कि रेड कॉरिडोर को डिफाइन करिए, तो जब ऐसे प्रश्न में आप इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हो ना, तो उसी टर्म को डिफाइन करते हुए शुरुआत कर सकते हो। मानो अगर इस प्रश्न में ये होता ही नहीं, ध्यान समझना, अगर इस प्रश्न में मैं पहले पार्ट को यहां पे गायब कर देता कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रेड कॉरिडोर, तो प्रश्न क्या बनता? प्रश्न बनता सिंपल तौर पर यहां से ऐसे कि हाईलाइट द कॉजेज फॉर द, ठीक है, इन स्प्रेड कॉजेज फॉर द LWE स्प्रेड इन द इंडिया, कि भारत में वामपंथी उग्रवाद के फैलने के कारण क्या है, आप गवर्नमेंट की इनिशिएटिव पर चर्चा करिए। प्रश्न यहां पर ये हो जाता, तब वहां पर आप कुछ और इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर सकते थे। जब ऐसे प्रश्न आते हैं आपके सामने जहां पर डायरेक्टली आपका किसी प्रश्न, किसी शब्दावली की, किसी शब्द की, किसी कीवर्ड की डेफिनेशन पूछी जाती है, तो वहीं से शुरुआत करो इंट्रोडक्शन की। सबसे बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, तो देखो भाई, आप लोग यहां पर क्या करोगे, इंट्रोडक्शन के अंतर्गत आप लोगों को LWE या फिर जो रेड कॉरिडोर है उसके शब्दावली को स्पष्ट करना पड़ेगा कि वो रेड कॉरिडोर होता क्या है। पहला पार्ट क्लियर। जब आप मेन बॉडी पर आओगे तो मेन बॉडी में 2 पार्ट है, आपको कारण भी बताना है, आपको गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स हैं, जो गवर्नमेंट के अप्रोचेस है, उन पर भी चर्चा करनी, उन पर भी डिस्कस करना है, दूसरा पार्ट। और थर्ड पार्ट में आपको कंक्लूजन भी यहां पर देना पड़ेगा, आपको एक निष्कर्ष भी ऐसा देना पड़ेगा जो कि अपने में बहुत शानदार निष्कर्ष हो। ठीक है, अपने में क्या हो, बहुत शानदार निष्कर्ष हो, इस पर भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्न के इंट्रोडक्शन से। ठीक है, कि प्रश्न के इंट्रोडक्शन में आप यहां पर क्या चीजें लिखोगे। देखो भाई, चूंकि रेड कॉरिडोर दिया गया था तो हम लोग रेड कॉरिडोर के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रेड कॉरिडोर की डेफिनेशन यहां पर किस प्रकार से दी गई है। ठीक है, 1 मिनट, हाँ ये रहा। ठीक है, यहां पर क्या रहा कि लाल गलियारा, जो लाल गलियारा है, यहां पर मैं क्या करता हूं ना, इंग्लिश में भी एक कॉपी आप लोगों को ओपन कर लेता हूं ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों कोई कॉपी यहां पर आप लोगों को पहले तौर पर देख सके। ठीक है, जो भी यहां पर मॉडल आंसर है वो आप लोग का हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग को मिलेगा, तो आप लोग यहां पर देख सकते हो। ठीक है, देखो भाई, पहला पार्ट क्या रहा है यहां पर। ठीक है, अच्छा, एक जो सजेशन है आप लोगों के लिए, जितने लोग भी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हो, कृपया करके इसी सीट पर प्रैक्टिस किया करो, ऐसी सीट पर जहां पर दोनों साइड में मार्जिन छोड़ा गया हो। एक काम आप लोग ये कर सकते हैं कि यूपीएससी हिंदी के टेलीग्राम चैनल पर ऐसा पेजेस की कई सारी कॉपी अवेलेबल है, आप उनको जाकर के एक साथ 100, 150, 200 पेज की प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, बहुत कम कॉस्ट पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, आप लोग एक काम ये कर सकते हो, घर पर ही जो आपके पास A4 सीट है उसको दोनों साइड से एटलीस्ट मार्जिन बना लो, ताकि लिखते समय ना आप एग्जाम वाली जो फीलिंग है उसको पा सको। एग्जाम में जो कॉपी आती है वहां पर मार्जिन बनाया जाता है और मार्जिन के स्ट्रक्चर को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखो भाई, रेड कॉरिडोर की बात कर रहा है, तो यहां पर इंट्रोडक्शन में लिखा है कि रेड कॉरिडोर क्या है, वो भारत के पूर्वी, ठीक है, मध्य और दक्षिणी भाग का वह क्षेत्र है, मतलब इससे डिफाइन कर दिया कि ईस्टर्न, सेंट्रल एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया जो है, इन तीनों जगहों पर वामपंथी उग्रवाद या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म फैला हुआ है, उसकी यहां पर बात कर रहा है। देखो, लाल गलियारा होता क्या है, मैं पहले आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है,
इस इंट्रोडक्शन के माध्यम से, और फिर मैं आपको अपना लॉजिक बताऊंगा कि हम लोग यहाँ पर किस प्रकार से मैथ का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे डायग्राम को बनाते हुए आंसर को और सुंदर कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर आपको आंसर दिख रहा है ये एक मॉडल आंसर है, ठीक है, ये मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग पढ़ भी लेना। लेकिन इस मॉडल आंसर में बहुत सारे पॉइंट्स आपको अपने मन से ऐड करने पड़ेंगे। जो एडिशनल पॉइंट्स है वो मैं आज की क्लास में आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। देखो भाई, कह रहा कि भारत के पूर्वी, ठीक है, मध्य और दक्षिणी भाग का वह क्षेत्र, ठीक है, जो आपका ईस्टर्न, सेंट्रल और जो साउदर्न पार्ट है उनका वह एरिया, वह पोर्शन, रीजन जिसने बृहद स्तर पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का अनुभव किया है, जहां पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा व्याप्त है, उनको हम लोग रेड कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, लाल गलियारा कहते हैं, क्योंकि वो खून वहां पर होते रहते हैं, ठीक है, बहुत सारी हत्याएं होती रहती है, इसलिए उसको हम लोग रेड कॉरिडोर कहते हैं, ठीक है, लाल खून से कलर, तो यहाँ पर उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। LWE सशस्त्र क्रांति के माध्यम से सरकार को उखाड़ फेंकने की एक ऐसी विचारधारा में विश्वास करता है, ठीक है, यह सरकार के सुचारू संचालन में बाधक स्थितियां उत्पन्न करता है, सक्रिय रूप से विकास गतिविधियों को बाधित करता है, ताकि इनके द्वारा बलपूर्वक नियंत्रण, ठीक है, प्राप्त करने का उद्देश्य पूरा हो सके, इसकी बात यहां पर की जा रही है, ठीक है। कह रहा है कि गवर्नमेंट में जो लोकतांत्रिक गवर्नमेंट होती है उसमें डिस्ट्रप्शन क्रिएट करता है, ठीक है, आर्म्ड रिवॉल्यूशन के माध्यम से गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंकने का प्रयास करता है और अपनी सरकार को स्थापित करने का कार्य करता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ये कहा जाता है। और भारत के जिन पोर्शंस में, ठीक है, ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म व्याप्त रहता है उसको हम रेड कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर आप लोगों को एक मैप ड्रॉ करना है, ठीक है, यहां पर क्या करना है आप लोगों को, यहां पर आप लोगों को एक मैप जरूर ड्रॉ करना पड़ेगा। आज के बाद कभी भी आप लोगों से वामपंथी पर, नक्सलवाद पे प्रश्न पूछेगा, आप लोग इस मैप को ड्रॉ कर देना, ठीक है। देखो, मैप बनाने का मैंने आप लोगों को 2-3 कॉन्सेप्ट बताया भाई, कि भारत का मैप आप लोगों को, ठीक है, मुश्किल से 10 सेकंड में ड्रॉ करने की प्रैक्टिस यहां पर करनी है, ठीक है, मुश्किल से आप लोगों को 10 सेकंड में ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि भारत का मैप आप लोगों को भारत की तरफ दिख जाए, ऐसा ना हो कि वो भारत आपको श्रीलंका दिखने लगे, भारत आपको पाकिस्तान दिखने लगे, या भावनावेश में आकर के आप चाइना और पाकिस्तान पर कब्जा कर लो, ठीक है। मैप भारत दिखे, बस इतनी छोटी सी यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सुंदर मैप बनाने चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। जैसे देखो, मुझे आर्ट इतना ही आता है, बचपन में मैंने कला को इतना ही पढ़ा था कि मैं पास कर जाऊं, लिटरली मैं कला में फेल हुआ हूं, ठीक, आर्ट की परीक्षा में मैंने कई बार फेल हुआ है, ठीक है, लेकिन ठीक है। कॉलेज में जब हम लोग पढ़ते थे तो वहां पर एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट होता है, वहां पर भी ड्राइंग आती है, ईडी का सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। उसको बनाते बनाते मेरी हालत खराब हो गया था, कॉलेज में भी मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मैं बस फेल ही होने वाला था, लेकिन किसी तरह से घिसते घासते वहां पर मैं पास हो गया था, ठीक है। तो बस इतनी ड्राइंग आपको है कि आपको मैप, भारत का मैप दिखे, वो एक ड्रॉ कर दो मैप, ऐसे पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात अब समझना, आपको यहां पर दिखाना है रेड कॉरिडोर, और अभी आपने देखा कि भारत के साउदर्न पार्ट, भारत के सेंट्रल पार्ट और भारत के ईस्टर्न पार्ट है, इस एरिया में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जहां पर व्याप्त होता है उसको हम रेड कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। आप एक कॉरिडोर यहां पे ड्रॉ करो, ठीक, एक कॉरिडोर यहां पर आप ऐसा ड्रॉ करो जो कि ये सारे पोर्शन को कवर करता हो, ठीक है, ये सारे पोर्शन को कवर करता हो। देखो आप, भारत का ईस्टर्न पार्ट, भारत का सेंट्रल पार्ट और भारत का साउदर्न पार्ट, ठीक है, तमिलनाडु से लेकर के नेपाल तक, ठीक है, नेपाल तक क्या है आपका, ये जो एरिया है, यही एरिया आपका रेड कॉरिडोर कहलाता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का एरिया कहलाता है, ठीक है। तो आगे से कभी भी आप पर वामपंथी उग्रवाद पे प्रश्न है, ठीक है, नक्सलवाद पे प्रश्न है, नक्सलिज्म पे प्रश्न हो, आप ये मैप ड्रॉ कर देना और ऐसे यहां पर लिख देना तमिलनाडु से नेपाल, और यहां पर आप लिख देना कि रेड कॉरिडोर, ठीक है, या फिर लाल गलियारा। आपको पता है, आपको एग्जाम में 1 नंबर के अराउंड में या फिर 0.5 नंबर के अराउंड में यहां पर आपको एक्स्ट्रा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा मैप ड्रॉ किया है। आप थ्योरी तो लिख ही रहे हो, आप बता रहे हो थ्योरी में, आप इंट्रोडक्शन में इस बात को बता रहे हो कि हाँ भाई ये चीज ऐसे होती है, आपने मैप बनाया और मैप बना के चीजों को और अच्छे से दिखा दिया, सिंपल सा सॉल्यूशन है आप लोगों के सामने। तो इस बात को यहाँ पर आप लोग फॉलो करने का प्रयास करो, ठीक है, कि मैप को जितना ज्यादा हो सके आप लोग अपने आंसर में ऐड करने का प्रयास करो, लेकिन उसके लिए आपको भारत का मैप सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में बनाना आना चाहिए। मैक्सिमम 10 सेकंड में आप भारत का मैप बना दो, इतनी आपकी हैबिट होनी चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। और देखो भाई, अब यहां पर क्या कह रहा है ना, इसी इंट्रोडक्शन के आगे इसने एक अनावश्यक तौर पर LWE के घटनाक्रम को डिफाइन किया है, हम लोग को नहीं करना है, क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले बात कहा कि ये एक ऐसा मॉडल आंसर है जिससे आप लोग कंटेंट लेना है। तो ये इंट्रोडक्शन मतलब एकदम कंप्लीट बेस्ट इंट्रोडक्शन नहीं है, हम लोग को इसमें से सिर्फ 20 से 25 शब्द का इंट्रोडक्शन ही लेना, ध्यान रखना, हम लोग को अपनी शब्द सीमा के अंतर्गत रहना है। जब कोई व्यक्ति मॉडल आंसर लिख रहा होता है तो जनरली मॉडल आंसर इस प्रकार से लिखा जाता है कि सामने वाले एस्पिरेंट को उसके संदर्भ में बहुत सारे पॉइंट्स पता चल जाए। तो यहाँ पर वो सारे पॉइंट्स ऐड किए गए। देखो भाई क्या कह रहा है
1967 में पश्चिम बंगाल का जो नक्सलवाड़ी क्षेत्र था, वहां से क्या होता है कि नक्सलवाद की शुरुआत होती है, ठीक है, नक्सलिज्म की स्टार्ट होता है। और LWE ने भारत के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 40% क्षेत्र को प्रभावित करके रखा हुआ है। भारत में जो वामपंथी उग्रवाद है वो भारत के 40% एरिया को कवर करता है, इसकी यहां पर बात की जा रही है। कह रहा है कि वर्ष 2006 में जहां पर पूरे भारत में 18 राज्य इससे प्रभावित थे, अभी 2021 में इनकी संख्या घट करके 10 राज्य के राउंड में हो चुकी है, ठीक है। अभी वर्तमान में क्या है, मात्र 10 राज्य क्या है इससे प्रभावित है। तो मतलब भारत की गवर्नमेंट ने यहां पर कुछ एफर्ट किया है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या हो रहा है भारत में, धीरे धीरे कम हो रहा है। एक बहुत सकारात्मक पॉइंट यहां पर यह दिया गया है। तो ये पॉइंट यहां पर आपने देखा कि हाँ भाई, हम लोग इस प्रकार से एक एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स का पॉइंट को भी यहां पर ऐड कर सकते हैं। अब इन दोनों पैराग्राफ को मिलाकर के आप लोगों को इंट्रोडक्शन को एक पैराग्राफ में देना है, और वो भी 20 से 25 शब्दों के अंतर्गत। तो आप क्या लिख सकते हो, आप ये लिखो भाई कि लाल गलियारा जो है वो भारत का वह क्षेत्र है जहां पर वामपंथी उग्रवाद बहुत लंबे समय से क्या है, व्याप्त रहा है। आपने एक पॉइंट लिखा, आप फिर इसके बाद एक पॉइंट और लिखो कि भारत में जहां वर्ष 2006 में 18 राज्य से प्रभावित थे, वर्तमान में इनकी संख्या घट करके 10 राज्य के राउंड में हो चुकी है। आपने करंट अफेयर्स को भी जोड़ दिया, आपने उस स्टैटिक पोर्शन को भी जोड़ दिया, और क्या हुआ, आपकी एक इंट्रोडक्शन बन गया। अब बगल में आप क्या कर सकते हो, आप बगल में जस्ट इस मैप को ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, एक बात को और ध्यान रखना, कभी भी मैप अगर आप लोगों को ड्रॉ करना रहे, ठीक है, मैप केस स्टडी अगर आपको कुछ ड्रॉ करनी रहे, कुछ ग्राफ आप लोगों को ड्रॉ करना रहे, आप लोग एक काम करना कि हर चीज को ड्रॉ करने के बाद एक ऐसे बॉक्स में पैक कर देना, ठीक है, इस प्रकार से बॉक्स में पैक कर देना है। बॉक्स में पैक इसलिए करना ताकि वो थोड़ा आपकी कॉपी सुंदर दिखे। देखो, कंटेंट आपके पास बहुत अच्छा है, ये बात सबको पता है, एग्जामिनर को पता है कि आपने प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर करके आप मेंस की परीक्षा दे रहे हो, तो आपके पास कंटेंट तो है। उस कंटेंट का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से करना है, इंपॉर्टेंट काम यहां पर ये होता है। तो रिप्रेजेंटेशन पर भी आप लोग वर्क करना। अगर आप देखो, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन का तरीका बताता हूं, किस प्रकार से इंट्रोडक्शन को हम लोग को लिखना चाहिए। देखो भाई, जब यहाँ पर आप, ये कॉपी थी मानो आप लोगों की, ठीक है, आप लोगों की A4 सीट था, ये मार्जिन दोनों साइड था, आपको यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन लिखना है। आपने इंट्रोडक्शन यहाँ पर शुरुआत किया, ठीक है, आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऐसे लिख रहे हो, और आपको पता है कि यहाँ पर आपके पास एक मैप है ड्रॉ करने के लिए, आप यहीं पर इस साइड में ऐसे करके यहाँ पर एक मैप ड्रॉ कर सकते हो। ये भारत वाला मैप जो यहाँ पर हमने अभी देखा था, ठीक है, इस मैप को यहाँ पर बना सकते हो, और इंट्रोडक्शन जो हमने डिस्कस किया उसको यहाँ पर बगल में ड्रॉ कर सकते हो। ये बहुत सुंदर तरीका होता है। ये मत कभी करना कि नहीं आप भारत का मैप इतने पूरे एक पेज में, आधे पेज में यहाँ पर भारत का मैप बनाएंगे, ठीक है, पेज भरने पर मत जाओ, ठीक है, पेज अपने आप भरा जाएगा। जब आपकी कंटेंट अच्छी हो जाएगी ना, पेज अपने आप भरा जाएगा। तो स्ट्रक्चरिंग पर जाओ, प्रेजेंटेशन पर ध्यान दो। प्रेजेंटेशन अगर आपकी अच्छी रहेगी कॉपी की, बहुत सुंदर नंबर मिलेगा, ठीक है। और देखो भाई, अब वामपंथी उग्रवाद को अगर मैं अपने सिंपल अर्थों में डिफाइन करूं, जो मुझे वामपंथी उग्रवाद पता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पता है, तो भाई भारत की डेमोक्रेटिक सरकार को अस्थिर करने के लिए, ठीक है, भय आधारित, फियर बेस्ड जब कोई संस्था, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कार्य करते हैं, उसको हम कहते हैं वामपंथी उग्रवाद या फिर नक्सलवाद, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, वामपंथी उग्रवाद जो नक्सली तो क्या करते हैं, वो भय का सहारा लेते हैं, लोगों को डरा करके, लोगों के ऊपर अटैक करके क्या करते हैं, अपनी सत्ता को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो भारत की लोकतांत्रिक सरकार को अस्थिर करने के लिए भय आधारित साम्यवादी शासन की स्थापित करने का जो प्रयास होता है, उसको हम लोग इस नाम से जानते हैं। एक बहुत बेसिक डिफिनेशन है। इस डिफिनेशन को आप लोग चाहो तो इंग्लिश में तैयार कर लो, जो हिंदी मीडियम के दोस्तों उसको हिंदी मीडियम में तैयार कर लेना। डिफिनेशन बहुत क्लियर है यहाँ पर। अब प्रश्न है कि इसके कारण क्या क्या है भाई, भारत में इसके व्याप्त होने के, इसके फैलने के कारण क्या क्या है, प्रश्न यहां पर यह पूछा गया है। अब देखो, कारण पर जब आप चर्चा करोगे ना, जब आप कारण पर चर्चा करोगे तो एक बात को समझना, ठीक है, हम यहां पर पॉइंट देखेंगे, हम यहां पर क्या करेंगे, पॉइंट को देखेंगे, लेकिन कभी भी कारणों पर चर्चा करते समय 2-3 बातों को ध्यान में रखना। मैंने आप लोगों को भी बताया भी कि सुरक्षा के संदर्भ में क्या होता है ना, कि वहां पर आपकी, वहां का जो डेवलपमेंट होता है उसकी भूमिका भी उतनी होती है। यहां पर हम लोग क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जब भी हम लोग ऐसे किसी पहलू पर बात करेंगे तो गवर्नमेंट की 3 दृष्टिकोण होता है, एक डेवलपमेंट का, एक ट्रस्ट का और एक सुरक्षा का। भाई अगर हमको आतंकवादियों घटनाओं से जम्मू कश्मीर में निपटना है तो गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है, गवर्नमेंट कर रही है भाई, हम पहले वहां पर डेवलपमेंट करते हैं। जब डेवलपमेंट करेंगे और वहां के लोकल लोग हम पर ट्रस्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, डेवलपमेंट, लोकल लोगों का विश्वास, उनका ट्रस्ट हमको हासिल करना है। और थर्ड, अगर उसके बावजूद कोई नहीं मानता है, कुछ ऐसे तत्व तो होते ही हैं जो कि कुछ ना कुछ बवाल करते रहते हैं, उनके खिलाफ एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाए। तो तीनों कामों पर आप लोग को ध्यान देना है। सेम 3 रीजन आप यहां पर कारणों में भी शामिल कर सकते हो कि विश्वास की कमी,
ठीक है, ट्रस्ट का अभाव, डेवलपमेंट का अभाव और सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं उनको निपटने के लिए फोर्सेस का अभाव, या फिर फोर्सेस में मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण का अभाव। ये 3 कारण आप लोगों को कहीं पर भी आपके आंसर में फिट बैठ जाएंगे। आतंकवाद पर प्रश्न है, एकदम आराम से बैठाओ इसमें आप लोगों, ठीक है। आप लोगों का नक्सलवाद, उग्रवाद, विद्रोह, ठीक है, इन पर प्रश्न है। इन सारे पॉइंट्स में ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के शामिल होंगे। बात क्लियर है ना? तो 3 पॉइंट बिल्कुल ध्यान में रखना, डेवलपमेंट, ट्रस्ट और आपका सिक्योरिटी। इन 3 पॉइंट पर हम लोग को कार्य करना है। तो यहां पर जो कारण है हम लोग क्या कर सकते हैं, उन कारणों को इस प्रकार से भी डिवाइड कर सकते हैं अगर चाहें तो। यहां पर जो दिया गया उसको एक बार देख लेते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है भूमि संबंधी कारक, ठीक है, ठीक है। यहां पर आप देखो, कह रहा है लैंड रिलेटेड फैक्टर की बात कर रहा है, ठीक है। फिर बात कर रहा है किसकी, गवर्नेंस रिलेटेड फैक्टर की बात कर रहा है, ठीक है, शासन संबंधी जो नियम है, जो समस्याएं उनकी बात कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट जो विस्थापन है, और जो फोर्स्ड एविक्यूएशन, जो जबरदस्ती इनकी जमीनों पर कब्जा करने की जो प्रथा है, जो कॉन्सेप्ट है, उसकी बात कर रहा है। और आजीविका संबंधी जो समस्याएं उनकी बात कर रहा है। कह रहा है कि इन चारों समस्याओं के कारण से क्या होता है कि कहीं पर भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या नक्सलवाद भारत में तेजी से फैल रहा होता है। आप कहोगे सर कैसे, समझने का प्रयास करना। देखो मैं समझाने का बहुत आप लोगों को छोटे स्तर पर प्रयास कर रहा हूं। जब कहीं पर भी लैंड रिलेटेड इश्यू उत्पन्न होगा, भाई अगर आपकी जमीन को आकर के कोई जबरदस्ती छीन ले, कोई हड़प ले, तो क्या होगी, आप शांति से बैठोगे नहीं। आपके अगर अगल बगल कोई हथियार पड़ा होगा, आप हथियार उठा के मार दोगे उसको। ये काम भी शुरुआत जो हुई ना, ये घटना की जो शुरुआत हुआ, ये घटना की शुरुआत भी 1967 में बंगाल में उसी प्रकार से हुआ था। भारत के अंग्रेज तो चले गए, लेकिन यहां पर एक ऐसे लोग यहां पर शामिल हो गए जो कि यहीं के लोगों के होकर के यहीं के लोगों का शोषण कर रहे थे, ठीक है। उनके खिलाफ ये अपराध यहां पर स्टार्ट हुआ था। देखो मैं अपराध को सपोर्ट कभी नहीं करता, कोई भी किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन मैं या कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन उस हिंसा के पीछे जो कारण है ना, उसको समझने का प्रयास करो। अगर आपको उस हिंसा को समाप्त करना है, उसके कारणों को समझो, और जब आप कारण को समझ लोगे और विश्वास, विकास, ठीक है, और सुरक्षा, इन तीनों पहलुओं पर कार्य करोगे, आप अच्छे से उस समस्याओं को टैकल कर सकते हो। सिंपल तौर पे यहाँ पर सॉल्यूशन है। अब देखो समझना, हुआ क्या, भारत में लैंड सीलिंग के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया, ठीक है, लेकिन उसके लॉस को सही प्रकार से लागू नहीं कर सका। आप आज भी देखते हो कि भारत में जो भू सुधार की समस्याएं हैं, जो लैंड रिफॉर्म की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के कारण से क्या हुआ ना, बहुत सारे असंतोष व्याप्त हुए, लोगों में वर्ग अंतराल व्याप्त हुआ, ठीक है, लैंड सीलिंग के कॉन्सेप्ट के बावजूद, ठीक है। या फिर अगर मैं आपको बताऊं तो जो गवर्नमेंट की जमीनें थी, जो सामुदायिक भूमियां होती हैं गांवों में, ठीक है, जो कम्युनिटी लैंड्स होते हैं, उन कम्युनिटी लैंड्स पर क्या किया गया, वहां के लोकल लोगों के अधिकार को उनसे छीन लिया गया और वहां पर कब्जा करके कुछ और चीजें बना दी गई, कुछ वहां पर अन्य कार्य कर दिया गया। तो इससे वहां के लोगों के द्वारा इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में विद्रोह करने की एक भावना उत्पन्न हुई। इसकी शुरुआत यहां से होती है। तो कारण आप लोग समझो कि कारण क्या है कि लैंड सीलिंग की समस्या, कानूनों का सही प्रकार से पालन नहीं करना, ठीक है, जो कम्युनिटी लैंड से उनके ऊपर अतिक्रमण कर लेना किसी शक्तिशाली व्यक्ति के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, किसी अन्य एजेंसियों के द्वारा, उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। फिर कह रहा है कि 5th शेड्यूल में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन इन ट्राइबल एरियाज के, शेड्यूल एरिया के लिए किए गए हैं, उन प्रोविजन का सही प्रकार से क्रियान्वयन नहीं कर पाना भी एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। तो ये बात आपने देखा। आप ये भी देखो कि भाई चूंकि वो लोकल लोग हैं, वो आदिवासी लोग हैं, वहां पे लोग रहते हैं, तो उनकी जमीनों पर उनका अधिकार है, लेकिन उनके अधिकारों को वहां से क्या किया गया, छीन लिया गया। तो एक समस्या यहां पर इस प्रकार से ये भी व्याप्त होती है। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर सकते हो और देख सकते हो। फिर देखो भाई अगला पॉइंट क्या कह रहा है यहाँ पर, शासन के संबंधी कारक या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड फैक्टर्स की बात कर रहा है, ठीक है। देखो भाई गवर्नमेंट रिलेटेड फैक्टर्स कैसे है, ये समझो ना आप कि भारत में भ्रष्टाचार जो है, जो करप्शन है, वो सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस है। समझना, यही करप्शन किस प्रकार से नक्सलिज्म या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट करता है, समझने का प्रयास करना। भाई अगर भ्रष्टाचार रहेगा तो गवर्नमेंट इन ट्राइबल एरियाज के लिए जो स्कीम लॉन्च करेगी, वो स्कीम क्या होगा, इन तक पहुंचेगा ही नहीं। और जब वो स्कीम इन तक पहुंचेगी नहीं तो यहां पर क्या होगा, वर्ग असंतुलन व्याप्त होगा, ठीक है। यहां पर रीजनल डिस्पैरिटी, रीजनल डिसबैलेंस क्या होगा, वो यहां पर व्याप्त होगा। ये समस्या यहां पर उत्पन्न होती है। अब इन समस्याओं के समाधान के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो यहां के लोकल लोग उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में विद्रोह कर देंगे, क्योंकि वहां पर जो व्यक्ति है गवर्नमेंट की तरफ, जो ऑफिशियल वहां पर बंदा बैठा हुआ है, वही करप्शन कर रहा है और वो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। तो वहां के लोकल लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वहां पर एक्शन ले लेते हैं। ये एक समस्या उत्पन्न होती है। तो कभी भी वर्ग असंतुलन जो होता है ना, वो इन समस्याओं का सबसे बड़ा कारण होता है। इसके अलावा आप देखो, मिस यूज ऑफ द पावर बाय द पुलिस एंड द वायलेशन ऑफ द नॉर्म्स ऑफ द लॉ। कई ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ पर जहां पे अफस्पा लागू है, ठीक है। अफस्पाओं के अंतर्गत सैन्य बलों को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं
उन अधिकारों पर अगर नियंत्रण ना लगाया जाए, उनको अगर रेगुलेशन ना किया जाए, उनको प्रॉपर निगरानी ना की जाए, तो उनका दुरुपयोग होने की संभावना बनी रहती है। अब देखो, जो रक्षक के तौर पर हमारे यहाँ तैनात होती है, जो पुलिस हमारी बल होती है, पुलिस फोर्स होती है, उस पुलिस फोर्स की में पावर का कितना दुरुपयोग किया था आपको पता है। कस्टोडियल डेथ हो या फिर एनकाउंटर और फेक एनकाउंटर्स हो, वो सारी बातें यहाँ पर आप लोग सुनते हो। तो यहां पर तो ये समस्या और व्याप्त है, क्योंकि वो ट्राइबल एरियाज है, वहां के लोगों की अपनी पावर से, वहां के लोगों की अपनी भूमिकाएं उन क्षेत्रों में। अगर यहां पर कोई बाहरी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इंटरफेयर करेगा तो समस्या फिर से बढ़ेगी। तो मिसयूज ऑफ द पावर ऑफ बाय द पुलिस एंड द वायलेशन ऑफ द जो लोकल नॉर्म से, जो मानदंड, जो कानून है, उनका अगर उल्लंघन किया जाता है तो यहां पर समस्या उत्पन्न होती है। और क्या कारण है भाई? यहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, यहाँ के जो पंचायती स्तर पर जो निकाय हैं, इनकी सेटिस्फैक्टरी भूमिका नहीं है। आप देखो तो फॉरेस्ट राइट एक्ट करके इनको वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 2006 में यहाँ पर इनको क्या किया गया? पावर दिया गया। लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने, प्रशासन ने उसको लाल फीताशाही में दबा दिया और उसका सही प्रकार से यहाँ पर क्या हो पा रहा है? लागू नहीं किया जा पा रहा है। तो ये समस्याएं व्याप्त हैं, गवर्नमेंट प्रयास कर रही है लेकिन उनके प्रयास सफल नहीं हो पा रहे, क्योंकि करप्शन यहाँ पर पूरी जगह विद्यमान है। इन करप्शन को दूर करने के लिए जो इनकम्पिटेंट अनमोटिवेशनल ऑफिसर्स होते हैं ना, ठीक है, जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गवर्नमेंट के, वहां पर वो क्या होते हैं ना, वो बहुत खराब बिहेवियर करते हैं। उनका बिहेवियर जो होता है बहुत खराब होता है। आपने अगर वो मूवी देखा होगा, मैं आपको एक मूवी की याद देता हूं, न्यूटन करके एक मूवी है जो कि इलेक्शन कराने के लिए नक्सल क्षेत्रों में जाती है। आप ध्यान देना, राजकुमार राव वहां पर इलेक्शन एजेंट बनकर के जाते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और वहां की जो फोर्सेज होती है उनमें देखो कितना क्लैशेस वहां पर उत्पन्न होते हैं। आप अगर न्यूटन की मूवी को देखोगे ना, आपको बहुत एक अच्छा सिनेरियो वहां पर समझ में आएगा कि दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन वहां के लोकल लोगों पर इनका कितना बुरा असर पड़ रहा है, इसको आप समझने का प्रयास करो। तो ये समस्याएं हैं। न्यूटन की मूवी आप लोग देखना, न्यूटन नाम से मूवी है, पंकज सिंह जी की मूवी है शायद, ठीक है, पंकज त्रिपाठी की मूवी है, मूवी बहुत शानदार है। तो वो ये बात को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट रिलेटेड जो इशू है ना, जो फैक्टर्स है, वो वहां पर आपको दिखते हैं। अब देखो और क्या समस्या है? समस्या है कि भाई विस्थापन और जबरन अधिकार, इनकी जमीनों पर क्या किया जा रहा है? इनकी जमीनों पर जबरन कब्जा कर लिया जा रहा है, इनको इनकी जमीनों से हटा दिया जा रहा है। कभी खनन के नाम से कि माइनिंग करनी है, कभी इरिगेशन करना है, कभी कोई पावर प्रोजेक्ट आ गया, कभी कोई न्यूक्लियर प्रोजेक्ट आ गया, और इसके नाम पर क्या हो रहा है कि इनको इनकी जमीनों से ही बार बार विस्थापित किया जा रहा है, क्योंकि इनके पास कोई लैंड डॉक्यूमेंट तो है नहीं। और आपकी गवर्नमेंट क्या कहती है? कागज दिखाओ, हर चीज के लिए कागज दिखाओ। कागज कहां से कोई लेकर के आएगा भाई? तो ये समस्या क्या हो रही है? ये समस्या बढ़ती जा रही है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स्ड इवैक्यूएशन की समस्या है, वो यहाँ पर इस समस्या को और बढ़ा रही है। ठीक है, विस्थापन और जबरन निष्कासन जो उनकी जमीनों से होता है, इस समस्या की यहाँ पर बात की जा रही है। आजीविका संबंधी कारण भाई, ठीक है, भाई खाद्य सुरक्षा का अभाव है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति को खाने को नहीं मिलेगा, कोई व्यक्ति को जॉब करने को नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तो वो वायलेशन पे, तो मतलब हिंसा पर तो उतरेंगे। उसका यहाँ पर एक लॉजिक दिया जा रहा है कि जो लाइवलीहुड रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको हम लोग कंट्रोल करने पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये इस समस्या का एक बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, मानो इनका जो ट्रेडिशनल व्यवसाय था, जो पारंपरिक व्यवसाय था, उस पर क्या किया गया? इनको इनकी जमीनों से निष्कासित कर दिया गया। अब जब ये अपने जमीन से निष्कासित हो चुके हैं, इनके पास कुछ और कार्य करने के लिए स्किल है नहीं। ये ट्राइबल एरियाज के लोग हैं, ये एक ऐसे क्षेत्र से जहाँ पे कोई स्किल डेवलप हुआ नहीं, कोई स्कूल था नहीं। अब ये लोग करेंगे क्या? तो इनके जितना ट्रेडिशनल राइट्स है ना, उनको अगर हम लोग नुकसान ना पहुंचाएं तो इस अपराध को रोकने से हम लोग कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, बात समझना। तो ये 4 फैक्टर है, इस पूरे इशू को 4 फैक्टर में डिवाइड किया गया है। जमीन की समस्या, गवर्नेंस की समस्या, और डिस्प्लेसमेंट की समस्या, और लाइवलीहुड की समस्या। इसी समस्या को हम लोग 2-3 फॉर्मेट में और दे सकते हैं। ठीक है, 2-3 फॉर्मेट में हम लोग और दे सकते हैं कि अगर हम लोग चाहें और इन चीज़ों पर वर्क करें, हम लोग इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 वाला जो है, वो जल, जंगल और जमीन, ध्यान देना, मैं बहुत लॉजिकल और बहुत याद करने के तरीके से आप लोगों को चीज़ बता रहा हूँ। जल, जंगल और जमीन, अगर इन तीनों चीज़ों पर हम वहाँ के लोकल लोगों को उनका अधिकार दे देते हैं, उनके राइट्स दे देते हैं, तो ये लोग क्या करेंगे ना, ये लोग अपने राइट्स का प्रयोग करते हुए अपने आप के डेवलपमेंट पर कार्य कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया कि इनकी जल को छीन लिया, जहां से पानी पीते उस जगह को छीन लिया, जो कम्युनिटी प्लेसेस था। जंगल, उस पर गवर्नमेंट कब्जा करती जा रही है, जंगलों में इनका प्रवेश रोक दिया जा रहा है। जमीन, जबकि आपको पता होगा जो ट्राइबल एरियाज होते हैं, जो ट्राइबल लोग होते हैं, वो अपने जंगलों की बहुत इज्जत करते हैं, उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वो एक ऐसी बैलेंस लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं कि वो एकदम मस्त तरीके से वहां पर जीते हैं और जंगलों को नुकसान नहीं पहुंचता है। लेकिन गवर्नमेंट वहां पर इंटरफेयर कर रही है, तो जंगल को बचाने के नाम पर क्या करे, इन लोगों को ही बाहर भगा दे रही है। तो जल, जंगल और जमीन का भी मुद्दा है। इन तीनों पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 कॉन्सेप्ट है, इन 3 के कारण से क्या हो रहा है, समस्याएं बढ़ रही हैं। यहां पर आपने
वामपंथी उग्रवाद के बढ़ने के कारण देखा। अब ध्यान रखना, वामपंथी उग्रवाद हो, नक्सलवाद हो या फिर विद्रोह, इन तीनों के कारण सारे सेम है, इन तीनों के सारे कारण सारे में। हाँ, अगर कोई एक बहुत स्पेसिफिक टॉपिक आ जाए तो उस टॉपिक के उस अलग जो रीजन होंगे उसको वहां पर आप लोगों को बस ऐड करना रहेगा। ठीक है, मानो पूछ दिया कि असम में जो वहां के लोकल इंसर्जेंसी ग्रुप्स हैं वो क्यों हैं, तो वहां का लोकल एक दो पॉइंट को आप ऐड कर दो, बाकी सारे पॉइंट सेम होंगे, बाकी सारे पॉइंट सिमिलर होंगे। और इसको हम लोग कहते हैं कि रेडीमेड स्ट्रक्चर तैयार करना। आपके पास रेडीमेड स्ट्रक्चर हो गया, आपको 4 कारण आपके फिंगर टिप पर याद होनी चाहिए। लैंड की समस्या, डिस्प्लेसमेंट की समस्या, लाइवलीहुड की समस्या, आजीविका की समस्या, बहुत बड़ी समस्या है भाई, ठीक, और गवर्नमेंट के जो इश्यूज है उनकी समस्याएं। तो ये 4 पॉइंट अगर आपको फिंगर टिप पर याद है, आप अपने आंसर को आसानी से कोड कर सकते हो, आंसर को लिख सकते हो। तो ये आप लोगों का स्ट्रक्चर यहां पर रहेगा। और देखो भाई, और यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है क्योंकि जो लॉ और ऑर्डर का जो टॉपिक है, ध्यान रखना, अगर आपने प्रीलिम्स की तैयारी किया हो तो आपको पता भी होगा, लॉ और ऑर्डर का जो पूरा टॉपिक है वो 7 शेड्यूल के अंतर्गत स्टेट सूची का विषय है, ठीक है, राज्य सूची का विषय है, ठीक है, केंद्र सूची के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन चूंकि एक ऐसा टॉपिक है और जो आपका वामपंथी उग्रवाद है वो सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं है, वो क्या है, वो सारे राज्यों में 10-12 राज्य जहां पर ये पूरे रेड कॉरिडोर के अंतर्गत फैल रहा है। तो इसको रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सारे स्टेप यहां पर लेने चाहिए। ठीक है, स्टेप कौन से होंगे, समझना, विकास, डेवलपमेंट, विश्वास, ट्रस्ट और सुरक्षा, सिक्योरिटी, इन तीनों पे गवर्नमेंट काम कर ले। आपको जितने भी स्टेप याद है उनको इन तीनों फॉर्मेट में आप लिख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोग एक काम करना, मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं, यहां पर कुछ सॉल्यूशन दिए गए हैं, ठीक है, यहां पर कुछ सॉल्यूशन दिए गए हैं, इन सॉल्यूशन को आप लोग रीड कर लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर दूंगा। इन सारे समाधान को आप लोगों को 3 पॉइंट में लिखना है, ठीक है, कि किस प्रकार से गवर्नमेंट विश्वास को डेवलप करने पे कार्य कर रही है, किस प्रकार से विकास के डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट कार्य कर रही है, और किस प्रकार से गवर्नमेंट यहां पर क्या कर रही है, सुरक्षा फोर्सेस पे कार्य कर रही है। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं, समझने का प्रयास करना, कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं कि वो एग्जांपल आप लोग कैसे नोट कर सकते हो। भाई ये बताओ आप लोग कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट को करने के लिए आकांक्षी जिला कार्यक्रम चला रही है, ठीक है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या है कि वो एरिया जहां पर गवर्नमेंट को ज्यादा वर्क करने की आवश्यकता है उनको हम ज्यादा तरजीह देंगे, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। हम हेल्थ सेक्टर पर, हम स्किल पर, हम एजुकेशन सेक्टर पे बहुत सारे यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर पर, हम आगे फॉरेस्ट डेवलपमेंट पे, इन सब चीजों पर कार्य कर रहे हैं ताकि वहां के लोकल लोगों को कुछ फायदा हो सके। तो डेवलपमेंट का एक मुद्दा सॉल्व हुआ, ठीक है। दूसरा, हम यहाँ पर यूएसओएफ, ठीक है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मोबाइल टावर्स की स्थापना कर रहे हैं। मोबाइल टावर था तो क्या आएगा, टेक्नोलॉजी आएगी, ठीक है। आप देखो तो यहाँ पर हम सड़कों की स्थापना कर रहे हैं, कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, हम पुलों का निर्माण कर रहे हैं ताकि कनेक्टिविटी यहाँ पर बन जाए। अगर ये मेन एरिया से, मेन भारत के लैंड से शामिल हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी अपने आप, ठीक है। एक तरीका विकास का यहाँ पर ये हो गया। अब ट्रस्ट को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो भाई यहाँ पर एक सिविल एक्शन प्लान लिया जा रहा है। सिविल एक्शन प्लान के यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लिखा भी होगा सिविल एक्शन प्लान के संदर्भ में, कहीं पर सिविल एक्शन प्लान के संदर्भ में जो सुरक्षा बल होते हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं वो, और जो वहां के स्थानीय युवा, यहाँ के जो स्थानीय बच्चे होते हैं वो, या फिर अगर मैं आपको बताऊं वहां के जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, अभी एक मुझे ब्यूरोक्रेट का नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, दरअसल उनकी बहुत अच्छी पहले, नन्हे परिंदे और समथिंग वहां पर बहुत अच्छे से पहले, छूलो आसमान, ये सारी पहल ऐसी है ना कि वो नक्सली क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में एक IAS अधिकारी हैं, वो उनका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है। उन्होंने वहां पर नक्सली क्षेत्रों में गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को मिला करके एक ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि वहां के युवा, वहां के बच्चे क्या हो, मेन स्ट्रीम में शामिल हो पाए, ठीक है। मेन स्ट्रीम में शामिल करें, एक बहुत अच्छा प्रयास है कि ट्रस्ट क्रिएट करो। ट्रस्ट कहां पर क्रिएट करना है, तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स में, या तो आपके सिक्योरिटी फोर्सेस हो, या तो आपके ब्यूरोक्रेट्स हो, या आपके प्रशासक हो, इन दोनों के मध्य और वहां के लोकल लोगों के मध्य हमको ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। इस पर हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद क्या, जल, जंगल और जमीन, उस पर आप अधिकार दे दो, ट्रस्ट अपने आप क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आप उनके इन मैटर में इंटरफेयर ना करो, वहां की ग्राम पंचायतों को अधिकार दे दो। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंतर्गत, वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत आपका काम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन ये रहा। अगर हम विस्थापन करा रहे हैं, मानो कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया और हम विस्थापन करा रहे हैं, तो विस्थापन ऐसा हो कि उनको सारी फैसिलिटी मिले। कई बार विस्थापन बस ऐसा होता है कि उनको जबरदस्ती उनकी जमीनों से हटा दिया जाता है और उनको 1 रुपए वहां पर नहीं मिल पाते, 1 रुपए उनको नहीं मिल पाते, क्योंकि वो कम्युनिटी लैंड पर रह रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि कम्युनिटी लैंड है, ये जंगल है, यहां से हम आपको हटा सकते हैं क्योंकि आपके पास कागज नहीं है। अब वो कागज कहां कोई व्यक्ति बनवा पा रहा है उस टाइम से, ठीक है। तो ये समस्याएं, गवर्नमेंट को इन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, ठीक। अब देखो, अब सिक्योरिटी की बात हम लोग करेंगे, भाई सिक्योरिटी छोड़ तो देंगे नहीं, अगर कोई इसके बाद भी चूंचा करेगा तो गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, बहुत बहुत स्ट्रिक्ट है भाई। देखो दो तीन चीज समझना,
जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो, गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट पे काम किया, गवर्नमेंट ट्रस्ट पर काम किया, उसके बावजूद अगर कोई ज्यादा बोल रहा है तो उसकी एकदम अच्छे से धुआंधार पिटाई भी की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, कि भाई हम छोड़ने वाले नहीं। तो नक्सलिज्म को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे स्पेशल फोर्सेज हैं, जैसे कि आप देखो एक ग्रे हाउंड फोर्सेज है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अराउंड में पड़ता है। आपकी बस्तरिया बटालियन है, तो ग्रे हाउंड फोर्स, बस्तरिया बटालियन, इनका एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लेना। ये सारे LWE को कंट्रोल करने के लिए स्टार्ट किए गए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल करने के लिए स्टार्ट किए गए। जितने पुलिस थाने हैं, जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऑफिसेज हैं, उनकी प्रॉपर किलेबंदी करा दी जाए, ताकि वहां पर कोई भी लोकल अटैक ना कर सके। पहली बात तो भाई हमारा अगर ऑफिशियल, गवर्नमेंट का अगर ऑफिशियल वहां पर जाकर रह रहा है तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर वहां पर कोई इलेक्शन कराने गया, जैसे न्यूटन मूवी में गया था, तो आप देखो उस व्यक्ति की सुरक्षा करने के लिए कितनी फोर्सेज वहां पर घूम रही थी, ताकि उस व्यक्ति की सुरक्षा हम लोग कर सके, क्योंकि वो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है वहां पर। तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऑफिस है, उनको हम लोग क्या करें, ग्राउंड स्तर पर दरअसल वही लड़ाई में शामिल होते हैं। ग्राउंड स्तर पर जहां पर ये मुद्दा होता है, वहां पर रिप्रेजेंटेटिव ही लड़ाई के सबसे पहला फ्रंटियर होते हैं, तो उनकी सुरक्षा की पहली व्यवस्था की जाए, ठीक है। अभी आप देखो तो यहाँ पे एक समाधान स्कीम है, नक्सलवाद को कंट्रोल करने के लिए, वामपंथी उग्रवाद को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया। स्मार्ट लीडरशिप, ठीक है, एग्रेसिव स्ट्रेटजी अपनाई जाए, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग दिया जाए, ठीक है, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड बेस्ड KPI, हार्नेस टेक्नोलॉजी, तकनीक का भी प्रयोग शामिल है यहाँ पर। एक्शन प्लान फॉर द ईस्ट थिएटर और नो एक्सेस टू द फाइनेंसिंग, किसी भी प्रकार से इनका वित्त पोषण ना हो पाए, इन सारे कामों पर हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। तो समाधान 8 पिलर की जो स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी के बारे में आप लोग जरूर लिखना। कभी भी प्रश्न है आपको, अगर ये पूरी डिफिनेशन नहीं याद है क्या क्या चीजें होती है, मत लिखो। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर याद होगा तो आप इन सारे पॉइंट्स पर एक एक लाइन लिख सकते हो, आपके पास अप्रोचेस पता है। अगर नहीं याद है तो आप सिंपल तौर पर इतना लिखो, गवर्नमेंट की जो समाधान पहल है, जो उसके 8 पिलर है, वो 8 पिलर एक तरीके से जो मल्टी प्रॉन्ज अप्रोच होता है ना, जो मल्टी डायमेंशन अप्रोच होता है, उन पर कार्य करने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। हम इनका प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं, इस सॉल्यूशन को यहाँ पर आप लोग बता सकते हो। तो ये स्ट्रेटजी आप लोगों को फॉलो करनी है अपने आंसर के अंतर्गत, ठीक है, अपने आंसर के अंतर्गत ये फॉलो करनी है। जितने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको आप टेक्नोलॉजी दो प्रॉपर, उनके जो हथियार है वो अत्याधुनिक हथियार है, एकदम मॉडर्न हथियार है, उनके पास कैमरे रहे ताकि वो चीजों की निगरानी प्रॉपर तौर पर कर सके। इन सब का सहारा लेते हुए क्या कर सकते हैं हम, इस मुद्दे को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इस पूरे मुद्दे में 3 पॉइंट बहुत जरूरी है, क्या, विकास, विश्वास और सुरक्षा। तो ये तीनों पॉइंट आप लोग को याद करके रखना ही रखना है। ये पूरा प्रश्न इस प्रकार से, ये मॉडल आंसर मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, आप लोग एक बार देखना जरूर, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियर कराएगा कि हम लोग को अपने आंसर को किस प्रकार से लिखना है। अब जैसे मान लो एक प्रश्न आपसे पूछा जाए, अगर एक समझना प्रश्न को, ठीक है, मानो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गवर्नमेंट की जो LWE है वो किन किन चैलेंजेस को उत्पन्न कर रहा है और उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सा इनिशिएटिव, यही प्रश्न यहां पर था। इसकी मेन बॉडी की स्ट्रक्चरिंग ना हम लोग टेबल फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। समझने का प्रयास करना कैसे, हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे चैलेंजेस, यहां पर हम क्या लिखेंगे, चैलेंजेस या फिर चुनौतियां। कौन कौन सी चुनौतियां हमारी यहां पर व्याप्त हैं इस LWE के कारण से। जैसे कि चैलेंजेस कौन कौन से व्याप्त है भाई एक बात समझो ना, जन धन की तो हानि हो ही रही है। पिछले 10 वर्षों में करीब करीब 8500 जो है वो आपकी सुरक्षा बल, सिक्योरिटी फोर्सेस के मेंबर और वहां के लोकल लोगों की यहां पर क्या हुई है, हत्याएं हुई हैं, डेथ हुई है उनकी, ठीक है। इतने लोग यहां पर मृत्यु का शिकार हुए पिछले 10 वर्षों में। तो जनधन की तो हानि हो ही रही है। गवर्नमेंट और उनके मध्य में अविश्वास, जो ट्रस्ट की कमी होती है, यहाँ पर डेवलप हो रही है। और डेवलपमेंट क्या हो रहा है, यहाँ पर अपने आप रुक रहा है। तो इन कुछ पॉइंट्स पर आप लोग डिस्कस कर सकते हो। और जो संगठित अपराध है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, उसमें भी वृद्धि हो रहा है। तो चैलेंज यहाँ पर उत्पन्न हो गए। अब इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव ले रही है उसको सामने सामने लिख दो, तो आपका टेबल फॉर्मेट यहाँ पर बहुत अच्छे से बन जाएगा। इस प्रश्न आप लोग टेबल फॉर्मेट भी बना सकते हो, ये एक बहुत अच्छा अप्रोच है। तो इसको आप लोग फॉलो करने का प्रयास करना। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक होमवर्क देता हूँ, ध्यान रखना। मैं आज की क्लास में आप लोगों को यहाँ पर एक होमवर्क देता हूँ, इस होमवर्क पर आप लोगों को कार्य करना है, ठीक है। और आप लोगों को प्रॉपर आंसर लिख करके देना है, ध्यान रखना। मैं उस क्वेश्चन को क्लास में नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पर होमवर्क दे रहा हूं। हमने उसकी फॉर्मेट में डिस्कस कर लिया। प्रश्न बहुत बेसिक है, हालांकि प्रश्न ये है, स्वतंत्रता के उपरांत पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो विद्रोह की स्थिति, जो इंसर्जेंसी की स्थिति है, उसको विस्तार समझाना। अब यहाँ पर रिसेंट में जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं, रिसेंट में जो गवर्नमेंट के यहाँ पर प्रोजेक्ट लाए गए हैं ना, गवर्नमेंट ने शांति समझौता जो कराया है, उन शांति समझौतों की बात आप लोगों को करनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट सुधार के लिए यहाँ पर क्या करे, विश्वास की बहाली के लिए यहाँ पर क्या कार्य कर रही है, इसको भी आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ये आप लोगों का होमवर्क है। तो आज आप लोगों के लिए 2 होमवर्क हो गया।
सोचो कौन कौन सा। पहला पाठ्यक्रम याद करना, दूसरा ये क्वेश्चन का आंसर लिखना। इसको लिखो आप लोग, ठीक है। लिख करके डिस्कशन ग्रुप पे सबमिट करना, मुझे टैग कर देना इस नाम से, ठीक है। मैं आप लोगों के आंसर को देख लूंगा। और जिन भी दोस्तों को ध्रुव बैच ज्वाइन करना है, 5 क्लासेस के अंतर्गत इंटरनल सिक्योरिटी पूरी कंप्लीट कराया जाएगा और इसी प्रकार से पूरे जीएस का, जीएस 1 2 3 4 का हम लोग कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।